हेलो एवरीवन, क्या हालचाल दोस्तों। हालचाल सबके बढ़िया होंगे। होप सो सब लोग लग के मैथ्स ओलंपियाड की तैयारी कर रहे होंगे। आईएसआई सीएमआई के रजिस्ट्रेशंस स्टार्ट हो गए हैं। आप लोग आईएसआई का फॉर्म भी भर सकते हैं और सीएमआई का फॉर्म भी भर सकते हैं। दोनों के फॉर्म आ चुके हैं, दोनों के आप फॉर्म भरें, ठीक है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आज क्या करने वाले हैं डिस्कस हम आईएसआई सीएमआई पीवाईक्यूज की सीरीज में यूक्लिडियन ज्योमेट्री पेपर बेस्ड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। यूक्लिडियन ज्योमेट्री से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन यूजीए में, कुछ क्वेश्चन यूजीबी में अगर आईएसआई की बात करें, और सीएमआई में भी यार बहुत भर भर के सवाल आते हैं। तो बात करते हैं साहब इन्हीं क्वेश्चंस की। तो स्टार्टिंग में तो यार पहली चीज हमें यूक्लिडियन ज्योमेट्री में क्या क्या पता होना चाहिए, ठीक है। तो यार सबसे पहली चीज आपको, पहली चीज तो पॉलीगन्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए ना। पॉलीगन्स के बारे में बहुत अच्छे से आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, ट्राइंगल्स के ऊपर आपने अच्छे से चीज़ें करी हुई होनी चाहिए। ट्राइंगल्स में क्या क्या सर, ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी है ना, कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें आपने अच्छे से पढ़ी हुई होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा और क्या, और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, ठीक है ना साहब। इंपॉर्टेंट थ्योरम्स कौन सी, ट्राइंगल्स से रिलेटेड जो होती है, ट्राइंगल्स से रिलेटेड जो थ्योरम्स होती है, चाहे वो थ्योरम्स आप पाइथागोरस थ्योरम बोलो, चाहे आप वो एरिया लेमा बोलो, चाहे आप अपोलिनियस थ्योरम बोलो, चाहे आप और भी अगर देखा जाए तो बहुत सारी थ्योरम्स हैं ट्राइंगल से रिलेटेड, ठीक है ना। बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसका कन्वर्स, ठीक है। अगर हम बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स, है ना। ये सारी थ्योरम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स की कैटेगरी में हम रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड आपको टॉलमीज थ्योरम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज, आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, इनके बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो सर्कल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सर्कल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। सर्कल्स में सर्कल में टेंजेंट कॉर्ड क्या होता है ना, कॉर्ड क्या होता है, सीकेंट क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है ना, डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, इनकी सबकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। और उसके अलावा सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल्स, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना साहब। सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो आपको स्टीवर्ट्स थ्योरम, स्टीवर्ट्स थ्योरम, ठीक है ना, स्टीवर्ट्स थ्योरम, ठीक है। मेनेलॉस थ्योरम, मेनेलॉस थ्योरम, ठीक है ना, और सीवास थ्योरम, ठीक है ना। ये तीनों थ्योरम्स पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो और क्या पता होना चाहिए सर, इसके अलावा यार आपको ट्रिग्नोमेट्री कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। साइन रूल, कोसाइन रूल कैसे अप्लाई करते हैं, साइन रूल, कोसाइन रूल कैसे अप्लाई करते हैं, है ना, ठीक है साहब। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ये सब आपको क्या करना होता है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री में करना होता है। चलिए खेला शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे खास टॉपिक पे खास सवाल, ठीक है। आईएसआई 2024 में सवाल पूछा गया, ठीक है, यूजी बी पेपर में ना, यूजी बी पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है साहब, उस पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है लेट एबीसीडी बी अ क्वाड्रिलेटरल विद ऑल इंटरनल एंगल्स लेस देन पाई, है ना। सारे के सारे जो इंटरनल एंगल्स हैं वो पाई से छोटे हैं। लेस देन पाई का मतलब है सबकी मेजरमेंट जो है वो पाई से छोटी है। इसका मतलब है जो क्वाड्रिलेटरल है ना साहब, जो अपना क्वाड्रिलेटरल है वो बेसिकली कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल नहीं है ना। इसने ये बात पहली लाइन में बोली है। आगे इसने बोला स्क्वायर्स आर ड्रॉन ऑन ईच साइड एज शॉन इन द पिक्चर बिलो, ठीक है ना। ये पिक्चर डायरेक्टली जो एग्जाम पेपर आया था उसी से मैंने कट करके लगाई हुई है, ठीक है। होप सो आपको दिख रही होगी। लेट डेल 1, डेल 2, डेल 3, डेल 4, ठीक है ना, डिनोट द एरियाज ऑफ द शेडेड ट्राइंगल्स, ठीक है, ठीक है। ये पहला ट्राइंगल जो है इसका एरिया डेल 1, इसका एरिया डेल 2, इसका एरिया डेल 3 और इसका एरिया डेल 4, ठीक है। ये चारों ट्राइंगल्स का एरिया है। आगे कहता है प्रूव दैट डेल 1 माइनस डेल 2 प्लस डेल 3 माइनस डेल 4 दैट इज इक्वल टू क्या है, 0 है। ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। ये अपने को क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। चलिए खेला शुरू करते हैं, कैसे इसको हम प्रूव कर सकते हैं उस पर चर्चा की जाए ना। एबीसीडी अपना क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। आपने ए बी साइड के ऊपर एक स्क्वायर बना दिया,
आपने BC साइड के ऊपर एक स्क्वायर बना दिया, आपने CD साइड के ऊपर एक स्क्वायर बना दिया, और आपने AD साइड के ऊपर एक स्क्वायर बना दिया, 4 स्क्वायर बना दिए। जब चारों स्क्वायर बन गए तो ये बाहर वाले सारे वर्टिसेस को आपस में ज्वाइन करते हुए, है ना, हमने जब पूरा डायग्राम कंप्लीट किया तो ये 1 2 3 4 ट्राइंगल एक्स्ट्रा बन गए। इन चारों ट्राइंगल्स को ही शेडेड ट्राइंगल बोला इसने। उनका एरिया जो है वो कॉरस्पॉन्डिंगली del 1 del 2 del 3 del 4 बोल दिया। ये कह रहा है कि del 1 माइनस del 2 प्लस del 3 माइनस del 4 इन सबका सम जो है दैट इज इक्वल टू 0 है ना। ये पूरा एक्सप्रेशन 0 के बराबर है ना। क्या करें, कैसे सॉल्व करें? सबसे पहली चीज तो यार क्योंकि डायग्राम व्हाइट कलर में बना हुआ है तो एक काम कर लेते हैं, कुछ चीजें इसमें डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना। तो मैंने मान लिया यार, है ना, मैंने मान लिया कि AB साइड की जो लेंथ है ना उसको अपन स्मॉल a बोल देते हैं, BC साइड की लेंथ को स्मॉल b बोल देते हैं, CD साइड की लेंथ को स्मॉल c लेट कर लेते हैं, और AD साइड की लेंथ को स्मॉल d लेट कर लेते हैं ना, ठीक है ना साहब। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ let the length of sides AB equal to small a, BC equal to small b, CD equal to small c और DA that is equal to small d। ठीक है, ये अपन ने लेट कर लिया, ठीक है, ये अपन ने क्या कर लिया, लेट कर लिया साइड्स का लेंथ। अब अगर मैं आपसे पूछूं भाई कि अगर AB का लेंथ A है तो ये साइड भी स्मॉल a लेंथ होगी, ये साइड भी स्मॉल a लेंथ होगी, ये साइड भी स्मॉल a लेंथ होगी, ठीक है। अगर इस साइड का लेंथ B है तो ये साइड भी B, ये साइड भी B और ये साइड भी B, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती है, बराबर होती है। सेम एज अगर ये साइड का लेंथ C है तो ये साइड का लेंथ भी C होगा, ये साइड का लेंथ भी C होगा और ये साइड का लेंथ भी C होगा। अगर इस साइड को आप D बोल रहे हैं तो ये साइड भी D होगी, ये साइड भी D होगी, ये साइड भी D होगी, ठीक है। होप सो आपको ये बात क्लियर होगी, ठीक है। अगली बात है ना, थोड़ा सा और इसमें इनिशियल अप्रोच है ना। इनिशियल अप्रोच में मैं पहले पूछना चाहूंगा कि एंगल FAK कितने का होगा, है ना, कितने मेजरमेंट का होगा। तो एक बालक बोलेगा सर स्क्वायर का हर एक एंगल 90 का होता है, तो ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ठीक है। एक पॉइंट के अराउंड जो टोटल एंगल बनता है वो कितने का बनता है, 360 का। उसमें से ये दोनों एंगल तो 90 यानी 180 मेजरमेंट ले गए, है ना। तो बाकी इन दोनों के लिए जो एंगल सम बचेगा कितना बचेगा, 180 बचेगा। तो अगर ये एंगल A है तो ये एंगल जो होगा, दिस एंगल विल बी, क्या होगा ये एंगल, दिस एंगल विल बी 180 माइनस A। क्या होगा ये एंगल, 180 माइनस A होगा, ओके। सेम एज ये एंगल 90 है साहब, ठीक है, ये एंगल भी 90 है, इस एंगल को आप B बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल कितने का होगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस B का, ठीक है, ओके। ये एंगल अगर एंगल C है, ठीक है ना साहब, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा साहब, डायरेक्टली लिख रहा हूँ 180 माइनस C। और अगर ये एंगल को आप D बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा भाई, ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस D, ठीक है। होप सो आपको ये बात समझ में आ गई, मैंने एंगल्स को डिनोट कर दिया, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं अपन, del 1 del 2 del 3 del 4 की वैल्यू निकालेंगे, del 1 del 2 del 3 और del 4 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले अपन, है ना, कैलकुलेट करते हैं साहब, है ना। del 1 का वैल्यू क्या होगा, है ना, del 1 ट्राइंगल का एरिया निकालने का क्या तरीका होता है। अगर कोई एक ट्राइंगल आपको गिवन होता है ना, ABC, तो उसका एरिया निकालने के लिए क्या सिखाया हुआ है आपको कि एरिया ट्राइंगल ABC अपन निकाल सकते हैं कैसे, कोई भी दो साइड्स का प्रोडक्ट और उनके इंक्लूडिंग एंगल का साइन, है ना, इन तीनों का प्रोडक्ट का हाफ, ठीक है। यानी क्या बोलते हैं, हाफ इंटू, हम लिख सकते हैं AB इंटू AC, है ना, AB इंटू AC साइन A, ऐसे बोलते हैं। वैसे क्या होता है ना, साधारण भाषा में देखा जाए तो ट्राइंगल में AB साइड की लेंथ स्मॉल c होता है, AC साइड की लेंथ स्मॉल b होता है ना, और ये एंगल A है तो हम इसको बोलते हैं हाफ BC साइन A, है ना। ये तो पता होगा आपको, है ना। इस वाले फॉर्मूले का यूज करके हम एरिया लिखेंगे, है ना। तो मैंने सबसे पहले del 1 की वैल्यू निकाली, है ना। तो भाई del 1 होगा हाफ इंटू, है ना, del 1 ये वाला ट्राइंगल है साहब, है ना। और कौन सा कलर लें, ये वाला कलर लेते हैं। ये वाला जो ट्राइंगल है ना साहब, ये वाला ट्राइंगल जो है ना, ये वाला ट्राइंगल जो है del 1 है ना, ठीक है, दिख रहा होगा, हाँ बिल्कुल। तो भाई इसका एरिया निकालेंगे तो एक साइड स्मॉल a है, एक साइड स्मॉल d है, और इंक्लूडेड एंगल जो है वो है 180 माइनस A। तो यहाँ पे एरिया क्या लिखा जाएगा सर, तो भाई एरिया यहाँ पे लिखा जाएगा हाफ इंटू AD साइन, ठीक है ना, 180 माइनस A, ठीक है। फिर एक बच्चा बोलेगा कि सर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मैंने कहा कर लो। तो सिंप्लीफाई करके क्या होगा, तो उसने बोला कि सर इसको हाफ AD साइन 180 माइनस A जो होता है सर साइन नहीं होता है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है। और जैसे AD साइन A बन गया, हाफ AD साइन A बन गया, मैंने तुरंत सोचा
कि अगर कोई आज की तारीख में ये बोल दे, अगर कोई आज की तारीख में ये बोल दे कि सर ट्राइंगल ए बी डी का एरिया बताओ ना, एरिया ट्राइंगल ए बी डी बताओ, है ना। अगर कोई आज की तारीख में बोल दे कि एरिया ट्राइंगल ए बी डी क्या है, ठीक है ना, इसी के सामने लिख रहा हूँ, एरिया ट्राइंगल ए बी डी अगर कोई निकालने के लिए बोलेगा, है ना, कि सर ये क्या होगा, तो मैं बोलूँगा हाफ इंटू ए बी डी ट्राइंगल की एक साइड है स्मॉल ए, एक साइड है स्मॉल डी, और दोनों के बीच का एंगल जो है वो एंगल ए है, तो इसको लिखा जाएगा ए डी साइन ए। ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल करेक्ट है। मतलब एक बच्चा कहना चाहता है कि डेल वन का जो वैल्यू आया है सर वो एक्चुअली एरिया ट्राइंगल एबीडी के बराबर है। मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि डेल वन जो एरिया है वो एरिया ट्राइंगल एबीडी के एरिया के बराबर है। बिल्कुल सही, बहुत सही बात, बहुत ही ज्यादा सही बात। ठीक है, अब आगे क्या कहना चाहते हो सर? आगे सुनो ध्यान से, हम डेल टू की वैल्यू निकालेंगे ना। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे? अब वैल्यू निकालेंगे साहब किसकी? डेल टू की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब डेल टू की वैल्यू निकालेंगे, है ना, ठीक है। अब डेल टू की वैल्यू निकाली मैंने। डेल टू कैसे निकालेंगे? डेल टू ये वाला ट्राइंगल है, एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन 180 माइनस बी, है ना, यही होगा। तो हमें लिखेंगे हाफ इंटू ए बी साइन 180 माइनस बी, ठीक है ना, जो कि आगे चल के साइन बी बनेगा, और उसको आप क्या लिख देंगे? हाफ ए बी साइन बी। और वो अब आप सोचेंगे कि यार ये ए बी साइन बी कैसे आ सकता है, तो मैं बोलूंगा यार बहुत आसान है। जस्ट ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना, इसके इधर वाला ट्राइंगल है ना, ये वाला ट्राइंगल होगा, है ना, ठीक है साहब। तो आप ए बी सी ट्राइंगल का एरिया सोचिए कि ए बी सी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला जा सकता है। तो एक बच्चा बोलेगा हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन बी आ जाएगा। यही होगा क्या सर? मैंने कहा हाँ यही होगा। तो वैल्यू डाल दें, इवन लिख लेते हैं यहाँ पे, एरिया ट्राइंगल एबीसी क्या होगा? एरिया ट्राइंगल एबीसी क्या होगा? एरिया ट्राइंगल एबीसी होगा हाफ इंटू ए बी इंटू साइन बी, है ना। तो यहाँ पे आगे चल के डेल टू की जगह लिख दिया एरिया, ठीक है ना, ट्राइंगल एबीसी, है ना, ये इसके बराबर हो जाएगा डेल टू। अब एक बच्चा बोलेगा कि सर फिर डेल थ्री भी ऐसा ही होगा। मैंने कहा हाँ भाई डेल थ्री भी ऐसा ही होगा। डेल थ्री कैलकुलेट किया साहब, है ना, डेल थ्री क्या हो जाएगा? हाफ इंटू, डेल थ्री के लिए देखा, हाफ इंटू एक साइड बी है स्मॉल बी, एक साइड स्मॉल सी है, और एंगल जो है वो 180 माइनस सी है। तो क्या मैं डायरेक्टली हाफ बी सी साइन सी लिख दूं, है ना, और उसको क्या आपकी बार में डायरेक्टली बोल दूं कि बी सी डी ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा। क्योंकि एरिया ट्राइंगल बी सी डी अगर कोई पूछेगा मुझसे तो मैं क्या करूंगा, क्या लिखूंगा? लिखूंगा हाफ इंटू, ठीक है ना, हाफ इंटू बी सी डी ट्राइंगल में, ये जो बी सी डी ट्राइंगल है, इस बी सी डी ट्राइंगल में, ठीक है ना, ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की एक साइड स्मॉल बी एक साइड स्मॉल सी, और एंगल जो है इंक्लूडेड वो एंगल सी है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? मैं लिखूंगा हाफ इंटू बी सी साइन सी, ठीक है। तो मैं इसमें डायरेक्टली हाफ बी सी साइन सी की जगह क्या लिख दूंगा? एरिया कौन सा? एरिया कौन सा ट्राइंगल का? मैं लिख दूंगा इसको एरिया ट्राइंगल किसके बराबर? बी सी डी के बराबर, ठीक है साहब, बहुत सही। एज इट इज डेल फोर को क्या लिख देंगे? डेल फोर जो होगा वो क्या होगा? एक साइड स्मॉल डी है एक साइड स्मॉल सी है और बीच में एंगल 180 माइनस डी है, तो डायरेक्टली लिखा जाएगा हाफ इंटू डी सी साइन डी, है ना, और डी सी साइन डी, हाफ डी सी साइन डी को क्या लिख सकते हैं? एरिया ट्राइंगल ए सी डी, क्योंकि एरिया ट्राइंगल ए सी डी अगर आप कैलकुलेट करके देखें, ठीक है ना, एरिया ट्राइंगल ए सी डी अगर आप कैलकुलेट करके देखें, ए सी और डी तीनों वर्टिसेस को ज्वाइन करके, तो एक साइड स्मॉल डी है एक साइड स्मॉल सी है और बीच वाला एंगल डी है, ठीक है, ठीक है। तो ए सी डी की जगह क्या लिखूंगा मैं लिख दूंगा हाफ इंटू डी सी साइन डी, है ना, और हाफ डी सी साइन डी की जगह क्या लिख देंगे हम? यहाँ पे डेल फोर की वैल्यू लिख देंगे भाई, एरिया ट्राइंगल किसके बराबर? ए सी डी के बराबर, ठीक है साहब। अच्छा, नाउ अब क्या काम है? अब छोटा सा काम बचा है भाई, बस जो क्वेश्चन चाह रहा था वो प्रूफ लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। नाउ अब मैं क्या बोलूँगा? नाउ थिंक अबाउट व्हाट क्वेश्चन वाज आस्किंग, कि डेल वन माइनस डेल टू प्लस डेल थ्री माइनस डेल फोर का वैल्यू जीरो आएगा, ये प्रूव करना है। तो मैं क्या करता हूँ? डेल वन माइनस डेल टू प्लस डेल थ्री माइनस डेल फोर, इसका वैल्यू निकालता हूँ ना, दैट इज इक्वल टू। तो एक बच्चे ने बोला सर डेल वन का वैल्यू तो एरिया ए बी डी है ना, लिख दो सर। मैंने एरिया ट्राइंगल ए बी डी लिख दिया, ठीक है, ठीक है। माइनस डेल टू की जगह क्या लिखना है? एरिया ट्राइंगल ए बी सी, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा एरिया ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। प्लस में डेल थ्री की जगह क्या आ जाएगा? डेल थ्री की जगह क्या आ जाएगा भाई? डेल थ्री की जगह अपने पास में आ जाएगा
एरिया BCD, एरिया ट्रायंगल BCD, ठीक है, और माइनस del 4 की जगह आ जाएगा एरिया ट्रायंगल ACD, ठीक है, लिख दिया सर। इसी चीज को मैं उधर भी लिख देता हूँ, है ना, नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे भी लिख देता हूँ, वेट फॉर अ सेकंड, ठीक है, ठीक है, ऐसे समझिए आप, है ना, डायग्राम बना लेते हैं। ये अपना ABCD क्वाड्रिलेटरल था, ठीक है, ABCD, है ना, ये क्वाड्रिलेटरल था, ठीक है, और हमने जो वैल्यू निकाली है del 1 माइनस del 2 प्लस del 3 माइनस del 4, है ना, दैट इज इक्वल टू, ठीक है, ABD माइनस ABC, ABD माइनस ABC, ठीक है, प्लस सॉरी ABD माइनस ABC प्लस BCD माइनस ACD प्लस BCD माइनस ACD, हाँ, ठीक है, ठीक है साहब। अच्छा, अब सोचते हैं, है ना, ये जो दोनों प्लस प्लस वाले हैं ना, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, है ना, प्लस प्लस वालों को ऐड कर लेते हैं, यानी यहाँ पे हम लिख देंगे कि एरिया ट्रायंगल ABD और एरिया ट्रायंगल BCD दोनों को ऐड में लिख देंगे, एडिशन में, माइनस वाले दोनों जो है उनमें से माइनस कॉमन लेके उनको भी प्लस में लिख देंगे, एरिया ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ट्रायंगल ACD, ठीक है, गेटिंग, ऑफ कोर्स गेटिंग यार, है ना। अब ABD का एरिया क्या होगा, ABD ये वाला ट्रायंगल हो गया, ABD का मतलब ये वाला ट्रायंगल हो गया, ठीक है, और प्लस में BCD मतलब BCD ये वाला ट्रायंगल हो गया। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ABCD का एरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एरिया ABCD, यानी क्वाड्रिलेटरल का एरिया बन जाएगा, ठीक है ना, क्या बन जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा एरिया ABCD, ठीक है। अच्छा, माइनस ABC प्लस ACD, है ना, तो ABC तो ये वाला ट्रायंगल हो गया भाई, है ना, ये वाला एरिया हो गया ABC का, तो और ACD मतलब ये वाला एरिया हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये दोनों का सम भी क्या बनेगा, एरिया ABCD ही बनेगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा, है ना। तो पिछले वाले पेज पे मैं क्या लिख देता हूँ, इसको फाइनली क्या लिख देता हूँ भाई, दैट इज इक्वल टू क्या, 0, हैंस प्रूव्ड। होप सो आपको समझ में आया होगा, है ना, ठीक है। मैंने नेक्स्ट पेज पे आपको ये प्रूव करके बताया, जिनको थोड़ा सा, है ना, ज्योमेट्री में काफ़ी चीज़ें हल्के से दिखती नहीं है, उनको मैंने दिखा दिया भाई, ऐसे करके ये पूरा रिजल्ट कितना आया, 0 आया। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही अल्टीमेट सवाल था UGB का ISI 2024 के पेपर का, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। आइए जरा बात करते हैं CMI के 2023 के पेपर के इस क्वेश्चन के बारे में ना। भाई क्या बढ़िया सवाल है ना, सी दिस क्वेश्चन गाइस, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहे हैं सपोज अ रेक्टेंगल EBFD, है ना, एक रेक्टेंगल है EBFD, ये एक रेक्टेंगल है, is given and a rhombus ABCD is inscribed in it, ठीक है ना। EBFD ये क्या है, एक रोम्बस है, ये एक रेक्टेंगल है, सॉरी EBFD क्या है, एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर एक रोम्बस बना हुआ है ABCD, है ना। ये क्या बना हुआ है, एक रोम्बस बना हुआ है इसके अंदर, ठीक है, ठीक है साहब, ये वाला एक रोम्बस बना हुआ है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, आगे क्वेश्चन क्या कहते हैं, पॉइंट A ऑन द साइड ED, है ना, ऑन द साइड ED, ठीक है, ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, A इज ऑन द साइड ED ऑफ रेक्टेंगल, A जो है वो ED के ऊपर है, ठीक है। आगे क्वेश्चन कहता है द डायगोनल ABCD इंटरसेक्ट एट G, जो ABCD के डायगोनल्स हैं AC और BD दोनों G पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है यहां से कि सी द इंडिकेटिव फिगर बिलो, और स्टेटमेंट्स है कुछ, है ना, देखा जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 है ना एग्जाम पेपर में, है ना। तो पांचवा क्वेश्चन क्या था वहां पे कि ट्राइंगल्स CGD एंड DFB मस्ट बी सिमिलर। कौन कौन से ट्राइंगल के लिए कह रहा है, कौन कौन से ट्राइंगल के लिए कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं वरना क्या कह रहा है कि ट्राइंगल CGD, है ना, यहाँ लिख लेते हैं ट्राइंगल CGD मस्ट बी सिमिलर टू DFB। सोचते हैं भाई क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं क्या। पहली चीज, CGD का मतलब कौन सा ट्राइंगल, ये वाला, CGD का मतलब ये वाला ट्राइंगल है भाई, है ना। और DFB का मतलब, DFB मतलब ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है ना। हाँ,
एक ये छोटू ट्राइंगल और एक बड़ू ट्राइंगल है ना, दोनों के बारे में क्या है। चलो सब चर्चा करते हैं, क्या ये दोनों सिमिलर हो सकते हैं क्या। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होगा कि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, परपेंडिकुलर पे बाइसेक्ट करते हैं। तो परपेंडिकुलर पे बाइसेक्ट करते हैं मतलब ये एंगल भी 90 होता है, ये एंगल भी 90 होता है, ये एंगल भी 90 होता है और ये एंगल भी 90 होता है ना, ठीक है साहब। अच्छा, दूसरी बात DFB ट्राइंगल है ना, क्योंकि EBFD क्या है, एक रेक्टेंगल है, तो ये एंगल तो 90 होना ही है। तो दोनों ही ट्राइंगल CGD और DFB में है ना, CGD और DFB में है ना, इनमें क्या खास बात है भाई, सुनना ध्यान से। सबसे पहली चीज, एक तो एंगल CGD जो है साहब वो किसके बराबर है, एंगल DFB के बराबर है ना, 90 डिग्री ना, ठीक है। पहली बात तो ये दिख रही है, दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए दो एंगल्स बराबर करने होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। अभी एक तो बराबर हो गया, अब दूसरे की चर्चा करनी है ना। दूसरे की चर्चा, क्योंकि ABCD एक रोम्बस है तो उसकी चारों साइड्स बराबर होंगी, ये साइड बराबर ये साइड बराबर ये साइड बराबर ये साइड, ठीक है। अच्छा, और ये दोनों एंगल के बारे में क्या ख्याल है, ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर, क्योंकि इस ट्राइंगल में दो साइड्स बराबर है ना, कौन कौन सी, BC और CD। दैट्स वाई ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर। अगर इसको थीटा बोल दूंगा तो ये भी थीटा हो जाएगा, और इसको थीटा बोल दिया तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि Z की शेप में जो एंगल बन रहे हैं, और ये थीटा बोल दिया तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, चारों ही थीटा हो गया ना, ठीक है। तो CGD ट्राइंगल का D पॉइंट वाला एंगल और DFB में B पॉइंट वाला एंगल दोनों थीटा सीधा है, यानी एंगल CDG किसके बराबर है, एंगल CGD किसके बराबर है, CDG ये किसके बराबर है साहब, ये बराबर है DBF के, एंगल DBF के। दैट्स वाई दो एंगल बराबर हो गए, तो ये बात ट्रू है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, है ना। तो 0.5 क्या है, फिफ्थ वाला ट्रू है ना। अब बात करते हैं सिक्स्थ वाले क्वेश्चन की। सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है कि इट मस्ट बी ट्रू दैट AC अपॉन BD दैट इज EB अपॉन ED, है ना। ये कह रहा है कि AC अपॉन BD बराबर होगा, AC अपॉन BD ये भाई बराबर होगा EB अपॉन ED के, ठीक है। तो इस पे चेक कर लेते हैं, है ना। AC और BD कहां से आ सकता है, AC और BD, AC ये डायगोनल है, BD ये डायगोनल है ना। तो AC और BD दोनों किसी दो ट्राइंगल में आ जाए जो कि आपस में सिमिलर और मिलर हो जाए, है ना, और उनमें ही EB और ED भी आ जाए, है ना। ये तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन AC का हाफ जो है ना, AC का जो हाफ है वो क्या होता है, हाफ ऑफ AC क्या होता है, CG होता है, और हाफ ऑफ BD क्या होता है, GD होता है। तो CGD ट्राइंगल जो है ना वो अपन ने अभी भी सिमिलर भी किया है किसी के, है ना। तो CGD अपने काम का है ना, यानी उधर जो लिखा हुआ है AC और BD उसके लिए तो CGD अपना काम में आ जाएगा, है ना। अभी EB और ED को देखना है ना, EB मतलब ये वाला और ED मतलब ये वाला ना। तो कहने का मतलब अगर CGD ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो जाए DEB के तो काम चल जाएगा। वैसे देखा जाए तो DEB जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, DFB के, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, छोटा सा काम कर सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं भाई कि अभी अभी जो सिमिलरिटी प्रूफ की थी ना अपन ने कि CGD और DFB सिमिलर हैं, इसी से थोड़ा काम करते हैं ना, है ना। क्या करते हैं, क्योंकि ट्राइंगल CGD सिमिलर था ट्राइंगल DFB के, तो मैं बोल देता हूं भाई कि जो CG और GD का रेशो होगा, ठीक है ना साहब, वो किसके बराबर होगा, वो DF और FB के रेशो के बराबर होगा, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है ना। अब एक बच्चे से मैंने पूछा यार CG जो है उसको हाफ ऑफ AC लिख दूं क्या, तो उसने कहा हाँ बिल्कुल लिख दो, तो हाफ और AC लिख दिया। और मैंने कहा GD को क्या लिखूं, तो भाई ये G से D तक का जो डिस्टेंस है इसको हाफ ऑफ BD लिख देते हैं, तो यहाँ पे हाफ ऑफ BD लिख दिया, ठीक है। दैट इज इक्वल टू DF को क्या लिखें, D से F तक का जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को किसके बराबर लिखें, BE के बराबर लिख देंगे, EB के बराबर लिख देंगे ना, बिल्कुल करेक्ट है सर। और FB को क्या लिखेंगे, F से B तक ये जो डिस्टेंस है इसको ED के बराबर लिखते हैं, बिल्कुल लिख देते हैं सर, तो ED के बराबर लिख दिया, ठीक है। हाफ से हाफ कैंसिल कर दिया, तो मैंने बोला भाई कि यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि AC अपॉन BD जो है वो बराबर होगा भाई हमेशा किसके, EB अपॉन ED के, ठीक है, EB अपॉन ED के ना, इट मस्ट बी ट्रू ना। और क्वेश्चन ने पहले बोला था कि ABCD इज इंस्क्राइब्ड इन इट एंड सो दैट द पॉइंट A इज ऑन द साइड ED, है ना। A जो है वो ED के ऊपर ही
जब तक ए जो है वो ईडी के ऊपर रहेगा तब तक ये हमेशा ट्रू है ना, तब तक ये हमेशा क्या है, ट्रू है। ठीक है, चलिए तो सेकंड वाला पॉइंट भी अपना क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है ना। अब बात करते हैं अगली थर्ड और फोर्थ, मतलब सेवंथ और एट्थ क्वेश्चन पे बात करते हैं, है ना। चलो पेज की कॉपी बना लेते हैं, आओ जरा। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं नेक्स्ट वाले पे। ठीक है, सी गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ट्राइंगल सीजीडी कैन नॉट बी सिमिलर टू एबी। ये कह रहा है ट्राइंगल सीजीडी कैन नॉट बी सिमिलर टू ट्राइंगल एईबी, है ना, इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल एईबी, है ना। तो सिमिलर का साइन था, उसी को काट के नॉट सिमिलर बोल रहा हूँ शॉर्ट में, है ना, किसी की आत्मा को आहत नहीं पहुंचना चाहिए इससे, है ना। चलो तो सीजीडी मतलब कौन सा ट्राइंगल, सीजीडी मतलब यो वाला, ठीक है, और एईबी कौन सा, एईबी मतलब ये वाला, है ना। ठीक है, इन दोनों पे चर्चा करनी है, ये दोनों कभी भी सिमिलर नहीं होंगे, ये कह रहा है ना। तो देखो भाई अभी देखा जाए तो ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है, तो पूरा मिला के कितना हुआ, 2 थीटा हुआ, और यहाँ पे जेड बन रहा है, इसका मतलब क्या है, साफ है भाई, साफ है, यहाँ तो 2 थीटा बन रहा है तो यहाँ पे भी 2 थीटा बनेगा, बिल्कुल सही बात है। हाँ, और अगर ये एंगल 2 थीटा हो गया तो भाई ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा, बिल्कुल ठीक है ना। तो इसका अपोजिट सोच लेते हैं, इसका उल्टा सोच लेते हैं, ठीक है ना। इफ अगर मान ले सीजीडी सिमिलर हो जाए एईबी के, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को बराबर होना पड़ेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, 90 वाला तो 90 के बराबर हो जाएगा ना, उसमें तो कोई परेशानी नहीं है। 90 वाला तो हमेशा तैयार है कि भाई ये एंगल 90 है और ये एंगल भी 90 है, 90 वाले तो आपस में बराबर है। यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है यहाँ पे 90 माइनस थीटा बन रहा है इसमें, है ना। तो देखो यार ये तो इम्पॉसिबल है कि थीटा वाला एंगल 2 थीटा के बराबर हो जाए ना कि थीटा वाला एंगल किसके बराबर हो जाए, 2 थीटा के, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। ये हो सकता है कि थीटा वाले की वैल्यू 90 माइनस 2 थीटा के बराबर हो जाए ना। तो भाई ओनली पॉसिबल, ये चीज ओनली पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, ठीक है ना, जब थीटा वाला एंगल बराबर हो जाए 90 माइनस 2 थीटा के, है ना। यहां लिख देता हूं, ठीक है ना, ओनली पॉसिबल व्हेन, है ना, थीटा वाला एंगल 90 माइनस 2 थीटा के बराबर हो जाए, एंड यहां पे जो 90 माइनस थीटा है वो 2 थीटा के बराबर हो जाए, 90 माइनस थीटा वाला जो एंगल है वो 2 थीटा के बराबर हो जाए, जो कि एक ही बात है, दो बातें नहीं है, एक ही बात है। तो दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाए तो एक एक एंगल तो 90 वाला बराबर और एक एंगल ये बराबर हो जाए तो काम हो जाएगा ना। तो माइनस 2 थीटा रहेगा तो प्लस 2 थीटा, और एक थीटा पहले से, तो 3 थीटा इक्वल टू 90, तो भाई थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, तो भाई ये जो चीज बोली है ना कि ये दोनों सिमिलर कभी भी नहीं हो सकते, तो हमने इसका उल्टा सोचा कि अगर मान लो ये दोनों सिमिलर हो जाएं तो ये कब पॉसिबल है, ये ओनली तब पॉसिबल है जब थीटा का वैल्यू कितना हो जाए, 30 डिग्री हो जाए। बट क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों तो सिमिलर हो ही नहीं सकते, पर हम कह रहे हैं कि ये पॉसिबल है भाई अगर थीटा कितने का हो जाए, 30 डिग्री का हो जाए, है ना। तो इसका मतलब 7th पॉइंट जो बोल रहा है वो क्या है, वो है फॉल्स, फॉल्स क्लेम है ना, ठीक है। तो 7वां हो गया फॉल्स। अब बात कर लेते हैं 8वें, है ना। ये कह रहा है फॉर एनी गिवन रेक्टेंगल ई बी एफ डी, किसी भी गिवन रेक्टेंगल ई बी एफ डी के लिए, है ना, अ रोम्बस ए बी सी डी एज डिस्क्राइब्ड अबव कैन बी कंस्ट्रक्टेड। किसी भी रेक्टेंगल ई बी एफ डी के लिए रोम्बस ए बी सी डी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्या ये बात ट्रू है, नहीं, ये बात ट्रू नहीं है। क्यों ट्रू नहीं है, फॉल्स है। क्यों है फॉल्स, क्योंकि हमने यहां पर ई बी एफ डी रेक्टेंगल में ए बी सी डी रोम्बस हम बना पाए, उसके पीछे लॉजिक जो है ना वो ये है, लॉजिक सिर्फ इतना है क्योंकि इस दशा में खास बात ये थी कि जो ई डी साइड थी ना, ई डी साइड थी, है ना, बिकॉज जो ई डी साइड थी ना अपनी, वो भाई बड़ी थी किससे, एडी से, है ना, वो बड़ी थी किससे, एडी से। और भाई एडी किसके बराबर था, एडी बराबर था किसके, डीसी के, और डीसी के बराबर तो था, लेकिन डीसी जो था वो अपने आप में बड़ा था किससे, डीएफ से, है ना। बराबर भी होंगे तो भी चलेगा भाई, लेकिन 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 है ना अगर ईडी की जगह एडी बड़ा हो जाए ईडी से, तो फिर भाई ये रोम्बस बन पाना
संभव नहीं है ना। दैट्स वाई ये वाला जो 8th पॉइंट है जो उसने बोला कि किसी भी रेक्टेंगल, एनी गिवन रेक्टेंगल ई बी एफ डी और रोम्बस ए बी सी डी एज डिस्क्राइब्ड अबाउ कैन बी कंस्ट्रक्टेड, नहीं, हमेशा ऐसा होगा जरूरी नहीं है। होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी। बढ़ते हैं आगे, ठीक है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, जरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भाई CMI 2022 का, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है गिवन ए ट्राइंगल XYZ, कोई ट्राइंगल क्या है, XYZ है। द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन आर मेड, कुछ कंस्ट्रक्शन बनाई हुई है। क्या कंस्ट्रक्शन बनाई है, ये कह रहा है मार्क पॉइंट W ऑन सेगमेंट XZ, है ना। X से Z के बीच में W मार्क कर लिया, ठीक है, कर लिया। पॉइंट P ऑन सेगमेंट XW, XW पे पॉइंट P मार्क कर लिया, ठीक है। पॉइंट Q मार्क किया YZ पे, Y से Z तक पे Q मार्क किया। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, साफ साफ नहीं दिख रहा। मैं मार्किंग कर देता हूँ भाई। सुनो 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 सुनो, ये पॉइंट Q है, ये Y है, ये Z है, ये W है, ये R है, R फॉर ऋषि सर, ये X है, ये P पॉइंट है, ठीक है ना साहब। हो गया क्या, सब हो गया ना, दिख रहा है साफ साफ बिल्कुल। तो भाई रेड कलर भी साफ नहीं दिख रहा, तो कौन सा कलर लिया जाए। आई थिंक काले से अच्छा क्या ही होगा। ये R, ये W, ये P, ये X, ये Y, ये Q, ये Z, ठीक है, ठीक है। अच्छा क्या करें अब सुनो ध्यान से, है ना। आगे क्या है, आगे ये कह रहा है कि सच दैट, ये सब पॉइंट्स मार्क किए, सच दैट WZ upon YX that is PW upon XP that is equal to QZ upon में YQ that is equal to K, ठीक है। सी द schematic figure not to scale, नाप के मत आंसर देना। extend segments QP and YX, QP को आगे बढ़ाओ और YX को आगे बढ़ाओ to meet at the point R shown in diagram, prove that XR और XP बराबर होंगे। ये प्रूफ करना है कि X से R तक और X से P तक ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे ना। ये अपना टारगेट हो गया, ये और ये बराबर होंगे, ये अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा करते हैं साहब सॉल्व, आइए करते हैं इस पे विचार। आपको जो बच्चों ने डे 1 से प्रिपरेशन की है ओलंपियाड की, वो जानते हैं कि कोई भी एक ट्राइंगल में अगर गलती से कोई एक ऐसी लाइन गुजर जाए जो पहली साइड को किसी पॉइंट पे, दूसरी साइड को किसी पॉइंट पे और तीसरी साइड को बढ़ाने पे किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो, तो हम ऐसी सिचुएशन में क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं भाई, मेनेलॉस थ्योरम, ठीक है। क्या लगाते हैं, मेनेलॉस थ्योरम लगा देते हैं। मेनेलॉस थ्योरम में भी दो चीजें हैं, आप डायरेक्टेड सेगमेंट्स यूज कर रहे हैं या नॉन डायरेक्टेड सेगमेंट्स यूज कर रहे हैं। तो अपन नॉन डायरेक्टेड सेगमेंट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम वेक्टर यूज नहीं कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है भाई, ट्राइंगल है XYZ, तो इन ट्राइंगल XYZ, ठीक है ना, इन ट्राइंगल XYZ, है ना, बाय यूजिंग मेनेलॉस थ्योरम, यूजिंग मेनेलॉस थ्योरम, ठीक है ना साहब, थ्योरम, मेनेलॉस थ्योरम लगाया ना। तो मेनेलॉस थ्योरम कैसे लगाते हैं, जिनको पता है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं पता है अभी सिखा देता हूँ, ध्यान से समझो। किसी एक वर्टेक्स से शुरू करना है, XYZ ट्राइंगल है ना, तो X या Y या Z में से किसी एक वर्टेक्स से शुरू करते हैं, ठीक है, और दूसरे वर्टेक्स तक जाने की कोशिश करते हैं वाया द इंटरसेक्शन पॉइंट विद दिस ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। जैसे मैंने Y पॉइंट से शुरू किया और मान लीजिए इस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं, तो YZ वाले सेगमेंट को इस ट्रांसवर्सल ने कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, Q पॉइंट पे। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा YQ अपॉन में QZ, ठीक है, मल्टीप्लाई, है ना, ठीक है ना, मल्टीप्लाई। अच्छा आगे, अब Z पे पहुंच गया, अब Z से X की तरफ जाना है ना, और इस ट्रांसवर्सल का इंटरसेक्शन कौन है, P पॉइंट है ना, तो मैं लिखूंगा ZP अपॉन में PX, ZP अपॉन में PX, ठीक है, लिख दिया सर। आगे 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 मल्टीप्लाई, फिर X पे पहुंच गया ना, अब X से वापस Y पे जाना है, जहां से शुरू किया था ना, वाया इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट कौन है, R, तो जाएंगे XR अपॉन में RY, क्या लिखेंगे, XR अपॉन में RY,
लिख दिया सर। दैट इज इक्वल टू कितना होगा 1, अगर अपन डायरेक्टेड सेगमेंट यूज नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है, ठीक है सर, लिख दिया आपने, बोला हमने लिख दिया। मैंने कहा अब क्या करें, तो ये जो रिलेशन दे रखा है ना, इससे वैल्यू उठा के डालेंगे ना। ठीक है क्या कोई ऐसा है जिसकी वैल्यू डायरेक्टली लिखी जा सकती है? तो एक क्यू जेड अपॉन में वाई क्यू, ये जो है ना, ये क्यू जेड अपॉन में वाई क्यू, क्यू जेड अपॉन में वाई क्यू उल्टा है ना। तो इस फ्रैक्शन की जगह तो 1 अपॉन के आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है क्यू जेड अपॉन में वाई क्यू के था, अपने पास लिखा हुआ है वाई क्यू अपॉन में क्यू जेड है ना, तो 1 अपॉन के लिखेंगे। ठीक है, दूसरी बात एक्स आर आर वाई, वहां पे दिख नहीं रहा मुझे एक्स आर या आर वाई, जेड पी भी मुझे दिख नहीं रहा है, बस हाँ ये एक्स पी जरूर मुझे वहां दिख रहा है, दिख रहा है ना एक्स पी, हाँ। तो एक्स पी की वैल्यू निकालेंगे, तो पी डब्ल्यू अपन एक्स पी दैट इज इक्वल टू के है, तो एक्स पी को उधर ले जाएंगे, के नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, तो एक्स पी की वैल्यू आ जाएगी, या पी डब्ल्यू को नीचे डालो, 1 अपॉन एक्स पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के अपॉन पी डब्ल्यू। तो मल्टीप्लाई में जेड पी एज इट इज, और 1 अपॉन एक्स पी जो डिनोमिनेटर में उसकी वैल्यू आ जाएगी के ऊपर और पी डब्ल्यू नीचे। ठीक है, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय एक्स आर अपॉन में आर वाई दैट इज इक्वल टू 1 है ना। के से के कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करें, जो बचा है उसके ऊपर खेला खेल रहे हैं। तो अपन ने क्या किया, एक काम करते हैं, एक्स आर अपॉन में आर वाई को उधर फेंक देते हैं, तो जेड पी अपॉन में पी डब्ल्यू एज इट इज दैट इज इक्वल टू आर वाई अपॉन में एक्स आर। ठीक है, अब क्या करें, अब आप बोलोगे कि सर आपने आर वाई अपॉन में एक्स आर, मतलब इसको इधर लाने का क्यों सोचा? क्योंकि आर वाई एक बड़ी लेंथ है, एक्स आर एक छोटी लेंथ है, तो मैं बड़ा अपॉन छोटा लिखना चाह रहा हूँ। उससे क्या फायदा होगा सर? देख बेटा, फायदा नुकसान बहुत दूर की बातें है ना। उससे पहले ये सोच कि क्या क्या छोटी छोटी स्टेप्स से आगे बढ़ा जा सकता है। जैसे जेड पी दिख रहा है, जेड से लेके पी तक का ये जो डिस्टेंस है ये दिख रहा है, इस डिस्टेंस में डिवाइड में पी डब्ल्यू है, वो ये डिस्टेंस है। तो मैं जेड पी को डब्ल्यू जेड प्लस पी डब्ल्यू लिख सकता हूँ। यहाँ पे जो जेड पी है ना, उसको क्या लिख सकता हूँ, जेड पी को लिख सकता हूँ मैं पी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू जेड है ना, और दोनों के अपॉन में पी डब्ल्यू अलग अलग लगा सकता हूँ। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज इक्वल टू, और आर से वाई तक का जो डिस्टेंस था उसको एक्स आर प्लस एक्स वाई लिख सकता हूँ, एक्स आर प्लस में एक्स वाई लिख सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है, और डिवाइडेड बाय एक्स आर लगा सकता हूँ, दोनों में लगा दिया सर। इससे क्या होगा, ये दोनों कट के यहाँ पे 1 बनेगा, ये दोनों कट के यहाँ पे 1 बनेगा। तो अल्टीमेटली व्हाट वी कैन राइट, पी डब्ल्यू अपॉन पी डब्ल्यू की जगह तो प्लस में 1 है ना, और डब्ल्यू जेड अपॉन में पी डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू एक्स आर से एक्स आर कैंसिल, यहाँ पे प्लस में 1, और एक्स वाई अपॉन में एक्स आर एज इट इज। ठीक है, अब क्या करूं सर, 1 से 1 उड़ा दे भाई, उड़ा दिया सर। अब क्या करें, अब डब्ल्यू जेड अपॉन में पी डब्ल्यू की वैल्यू कुछ रख सकते हैं क्या? तो एक बच्चे ने कहा हाँ सर यहाँ से कुछ दिखता है, डब्ल्यू जेड अपॉन में पी डब्ल्यू कुछ दिखता है। मैंने कहा कैसे? तो उसने बोला कि देखो सर, डब्ल्यू जेड अपॉन में एक्स वाई लिखा हुआ है, और वहां पे पी डब्ल्यू अपॉन में एक्स पी लिखा हुआ है। तो अपन एक काम करते हैं सर, डब्ल्यू जेड के अपॉन में इसको नीचे ले आते हैं इधर है ना, पी डब्ल्यू, बहुत बढ़िया, और एक्स वाई ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और अपॉन में एक्स पी आ जाएगा। मैंने कहा ओके, तो डब्ल्यू जेड अपॉन में पी डब्ल्यू की जगह एक्स वाई अपॉन में एक्स पी लिख दिया। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, वहां पे क्या बचा हुआ है, एक्स वाई अपॉन में एक्स आर बचा हुआ है, तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल किया, तो 1 अपॉन एक्स पी किसके बराबर हो गया, 1 अपॉन एक्स आर। तो रेसिप्रोकल लेंगे तो एक्स पी किसके बराबर आ जाएगा, एक्स आर के बराबर आ जाएगा। यही प्रूफ करना था क्या, एक्स पी इक्वल टू एक्स आर, यही प्रूफ करना था सर, हैंस प्रूव। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, CMI 2022 की प्रॉब्लम, होप सो आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। वेट फॉर अ सेकेंड, सी दिस क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है इन ट्राइंगल ABC CD इज द मीडियन एंड BE इज द ऑल्टीट्यूड। CD जो है वो क्या है, मीडियन है ना। मीडियन समझते हो आप लोग, जो अपोजिट साइड के दो बराबर टुकड़े कर रहे हैं, ये तो है मीडियन है ना। ठीक है, वर्टिसेस आपको दिख रहे हैं, ऑफ कोर्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये तो मीडियन है साहब है ना। तो मीडियन का क्या काम है, अपोजिट साइड को इक्वल टू हाफ्स में डिवाइड करना। तो अगर मैं बोल दूं कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ x है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी कितनी हो जाएगी, x ही हो जाएगी।
बहुत सही। अगली बात क्या है, सी डी और बी बराबर है, जितना सी डी का लेंथ है उतना ही बी का लेंथ है। तो अगर मैं यहाँ पे सोल्यूशन में लेट कर लूँ, सोल्यूशन में क्या कर लूँ, लेट कर लूँ कि सी डी और बी बराबर है किसके, वाई के, है ना। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी की वैल्यू कितनी होगी। तो मान लेते हैं भाई ये एंगल कितने का है, थीटा का है। वैसे एक्चुअली में सी डी क्या था, सी डी क्या था, सी डी मीडियन था ना, मीडियन था, मतलब हम ये नहीं बोल सकते ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते अपन, है ना। ये एंगल थीटा है, बस ये पता है अपने को। और क्या पता है, बी ऑल्टीट्यूड है ना, बी क्या है, ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, तो बी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, एसी के ऊपर। बहुत सही। अब क्या करें, अब क्या करें, अब एक काम कर लेते हैं भाई, है ना, छोटा सा। ये क्या है, ये एंगल ए है अपना, ये एंगल ए है ना। एंगल ए जो है वो अपना कौन कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ए डी सी में भी आ रहा है और ए ई बी में भी आ रहा है ना। हाँ, और क्या है, देखो सी डी और बी बराबर है, उसका भी यूज कर रहे हैं अपने को। तो सी डी और बी बराबर है, उनका यूज करते हुए क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई। सोचते हैं भाई, सोचते हैं, बहुत आराम से सोचते हैं ना। तो देखो भाई, सबसे पहला काम, सबसे पहला काम क्या करें यार, कि अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखूं, ए बी ई राइट एंगल ट्राइंगल में देखूं ना, इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैं देख के सोचूं कि बीई और ए बी का रेशियो क्या बना सकता है, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी ई, है ना। मैंने ऐसे सोचा कि बीई और ए बी का रेशियो क्या बना सकता है। तो एक बालक बोलेगा कि यार बीई जो है ना सर, वो तो एंगल ए के लिए हो गया क्या, एंगल ए के लिए बीई क्या हो गया, वो हो गया परपेंडिकुलर, और ए बी क्या हो गया, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन हो जाता है, तो बेसिकली ये साइन ए की वैल्यू है सर। अच्छा, बहुत सही। और वैल्यू कितनी आएगी साइन ए की, बीई की वैल्यू तो पता नहीं है, ठीक है, और और ए बी की वैल्यू कितनी है, 2x है, ठीक है, बहुत सही। ये तो पहली बात हो गई, है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, ये बात तो पहली हो गई, बी अपॉन 2x, ये साइन ए की वैल्यू हो गई। नाउ अब क्या कर लेते हैं, दूसरे ट्राइंगल में बात कर लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं साहब अपन, कौन सा, ए डी सी ट्राइंगल। इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें अपने को देखो इस x का यूज करना है और सी डी का यूज करना है ना। तो हम ए डी और सी डी का रेशियो निकालना चाहते हैं कि ए डी अपॉन सी डी क्या होगा। तो भाई ए डी के सामने जो एंगल है वो थीटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, और सी डी के सामने जो एंगल है, सी डी के सामने जो एंगल है वो एंगल है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ए। बहुत ही सही बात है। ए डी की वैल्यू क्या है, ए डी की वैल्यू x है, सी डी की वैल्यू पता नहीं है, या फिर सी डी को अपन ने क्या माना था, y माना था, सी डी की जगह y लिख देते हैं। फिर अगर ऐसा ही कर रहे हैं तो b की जगह भी y लिखें, यहाँ पे b था, यहाँ पे b, तो b की जगह क्या लिख देते हैं, y लिख देते हैं, ठीक है, y अपॉन में 2x, ठीक है साहब। तो यहाँ पे आ गया साइन थीटा अपॉन में साइन ए। फिर एक बालक ने बोला साइन ए की वैल्यू डाल दो, कितनी वैल्यू, y अपॉन 2x, तो यहाँ पे y अपॉन 2x वैल्यू डाल दी, तो इसको इधर फेंक दिया, तो यहाँ पे x अपॉन में y, उसके मल्टीप्लाई में y अपॉन में 2x, तो y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, ये साइन थीटा की वैल्यू बच रही है। और क्या वैल्यू बच रही है, साइन थीटा की वैल्यू बच रही है भाई 1/2, और साइन थीटा की वैल्यू जो 1/2 बच रही है ना, तो हम सोचेंगे साइन थीटा अगर 1/2 होता है तो थीटा क्या होता है, थीटा क्या होता है, थीटा या तो 30 डिग्री हो सकता है या फिर 150 डिग्री हो सकता है, लेकिन थीटा यहाँ वाला एंगल है, जिस ट्राइंगल का एक एंगल ऑलरेडी 90 है, तो बाकी दो एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 90, यानी थीटा जो है वो 90 से छोटा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री एज थीटा इज लेसर देन 90 डिग्री, है ना, ये हमें पता है, ठीक है। दैट्स वाई थीटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, और थीटा 30 डिग्री आएगा मतलब π/6। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे, वेट फॉर अ सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, है ना।
सी दिस क्वेश्चन यार, क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाँ ना, बढ़िया सवाल है यार। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ये जो गिवन फिगर है इसमें ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट नेम दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, हल्का हल्का लिखा हुआ है। ये ए पॉइंट है, ब्लैक कलर से लिखना चाहिए। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये डी पॉइंट है, और ये एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है, ठीक है। और बेसिकली ये लाइंस मिली हुई हैं, है ना, ठीक है। डायग्राम दिख रहा है, हाँ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो पॉइंट्स एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली ऑन साइड बी सी, एक्स पॉइंट है बी सी के ऊपर एंड सी डी पे है वाई पॉइंट, ठीक है। सच दैट एक्स लाइज ऑन द सर्कल, एक्स कहाँ लाई करता है साहब, सच दैट एक्स लाइज ऑन द सर्कल, एक्स लाइज ऑन द सर्कल विद डायमीटर ए वाई। ए वाई को डायमीटर मान के अगर एक सर्कल ड्रॉ करूं, ड्रॉ कर ही देता हूं, ए वाई को डायमीटर मान के अगर एक सर्कल ड्रॉ करूं तो उसके ऊपर एक्स लाई करता है ना, उसके ऊपर एक्स लाई करता है, ऐसा कोई सर्कल बनेगा भाई, है ना, ठीक है साहब। ऐसा कोई सर्कल बनेगा, ठीक है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम दोबारा लिख देता हूं, ये वाई पॉइंट है, ठीक है साहब, ठीक है। अच्छा तो ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, ठीक है। ए वाई को डायमीटर मान के अगर सर्कल ड्रॉ करें तो एक्स से पास होता है, ये क्वेश्चन ने बोला, ठीक है। आगे क्या करना है, आगे क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी। ए बी सी डी स्क्वायर जो है इसका एरिया बताना है आपको। इफ ए एक्स इक्वल टू 4 ए वाई इक्वल टू 5, फिगर में आपको स्केल यूज नहीं करना, ठीक है। चलिए साहब सॉल्व करते हैं, CMI का सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है ना। सबसे पहली चीज, अगर ए वाई को डायमीटर मान के अगर आपने सर्कल ड्रॉ किया है ना भाई, ए वाई को डायमीटर मान के अगर आपने सर्कल ड्रॉ किया है, एक्चुअली में लाइनें नहीं दिख रही डायग्राम में, है ना, लाइनें नहीं दिख रही हैं। चलो लाइनें ड्रॉ कर देता हूँ वापस, ठीक है, ये दिखने लग जाए, ठीक है। ठीक है ना, अब दिख रही होंगी, अब दिख रही है थोड़ी थोड़ी। सुनो, तो क्या कह रहा है, ए वाई अगर डायमीटर है ना भाई, तो डायमीटर सबटेंड्स राइट एंगल, है ना, डायमीटर कितना एंगल सबटेंड करता है, राइट एंगल। तो भाई ये एंगल अपना 90 डिग्री का है ना, ये एंगल कितने का है भाई, 90 डिग्री का है, ठीक है। अच्छा ये एंगल 90 डिग्री का है, इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन में अपने को कुछ चीजें गिवन है ना, हमें गिवन है ए एक्स इक्वल टू 4 था और ए वाई इक्वल टू 5 था। तो अब हम ऐसा सोचते हैं कि इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल, ए एक्स वाई, है ना, ए एक्स वाई, इसमें अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल सकते हैं हम, ये बोल सकते हैं कि ए वाई का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई का स्क्वायर। तो भाई ये हो जाएगा ए वाई का स्क्वायर मतलब तो 5 का स्क्वायर 25, ए एक्स स्क्वायर मतलब 16 प्लस में एक्स वाई स्क्वायर। तो एक बच्चा बोल देगा कि सर एक्स वाई इक्वल टू 3 आ गया। मैंने कहा बहुत ही खुशी की बात है, ये कितना आ गया, ये 3 आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है, ये 3 आ गया सर। मैंने कहा ठीक है, ए वाई अपना 5 था, एक्स अपना 4 था। अच्छा अब क्या करें, हमें क्या निकालना है, ABCD का एरिया ना। ABCD का एरिया निकालने के लिए हमें कोई साइड की लेंथ पता होनी चाहिए। तो हमने मान लिया कि स्क्वायर की साइड की लेंथ स्मॉल है ना, ठीक है ना। क्या मान लिया भाई, लेट द साइड लेंथ ऑफ ABCD, साइड लेंथ ऑफ ABCD दैट इज इक्वल टू स्मॉल है ना, ठीक है, ये मान लिया। यानी साइड लेंथ ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है पूरी साइड, और ये भी साइड पूरी स्मॉल है ना, ठीक है। अब अगर ये साइड स्मॉल है ना, और ये हाइपोटेनियस, क्योंकि ये एंगल 90 है तो ये हाइपोटेनियस 5 है, ये ए है, तो y से d तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट में कितना 25 माइनस ए स्क्वायर, है ना, इतना ही होगा। ऑफ कोर्स आपको समझ में आता होगा, है ना। और cy कितना होगा, cy कितना होगा, cy अगर देखा जाए तो cy डिस्टेंस कितना हो जाएगा कि ये पूरा CD कितना था a, उसमें से YD यानी रूट 25 माइनस ए स्क्वायर हटा दें तो बचेगा a माइनस रूट
25 माइनस ए स्क्वायर, है ना, ठीक है। ये कितना हो जाएगा सी बाय सी एक्स कितना होगा, उससे ज़्यादा मतलब अभी नहीं रखते हैं, है ना। इसके बाद अपन सोचते हैं, इसके बाद अपन सोचते हैं कुछ और, है ना। अब ये सोचते हैं यार कि अगर अगर ए एक्स 4 है और ए बी ए है ना, तो बी एक्स कितना होगा। तो एक बालक ने कहा बी एक्स के लिए अपन बोल सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी अंडर रूट में ये बेसिकली 16 माइनस ए स्क्वायर के बराबर आएगा। मैंने कहा ठीक है। और फिर मैंने कहा यार सी एक्स कितना आएगा, तो सर ये हो जाएगा बेसिकली ए माइनस अंडर रूट में 16 माइनस ए स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है भाई, ये बात भी क्लियर है। फिर मैंने कहा यार अगर मैं बोल दूं कि भाई ये एंगल 90 डिग्री है तो इसमें कोई परेशानी, तो एक बच्चे ने कहा बिल्कुल नहीं है। फिर मैंने कहा अगर मान ले ये एंगल थीटा हुआ किसी हालात में और ये एंगल 90 है, तो ये थर्ड वाला बचा हुआ एंगल कितने का होगा, तो उसने बोला 90 माइनस थीटा। मैंने कहा ओके, अगर ये 90 माइनस थीटा और ये एंगल 90 है तो ये एंगल कितने का होगा, तो उसने बोला थीटा का होगा। मैंने कहा मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया। मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि ट्राइंगल ए बी एक्स जो है, ट्राइंगल ए बी एक्स जो है उसका एक एंगल 90 का है, एक एंगल थीटा का है। और ट्राइंगल, है ना, और ट्राइंगल एक्स सी वाई जो है उसका एक एंगल 90 और एक एंगल थीटा का है ना। तो ए बी एक्स सिमिलर होगा ट्राइंगल एक्स सी वाई के, ठीक है ना, क्योंकि बी पॉइंट और सी पॉइंट वाले 90-90 एंगल है और एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट वाले एंगल थीटा थीटा है, ठीक है। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि जो रेशियो ए बी और सी एक्स का होगा वही रेशियो बी एक्स और सी वाई का होगा, और वही रेशियो ए एक्स और एक्स वाई का होगा, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। तो क्या करें सर, वैल्यूज पुट करो भाई। ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू स्मॉल ए डालेंगे, ठीक है, ठीक है ना साहब, डिवाइडेड बाय सी एक्स का वैल्यू कितना है, सी एक्स का वैल्यू ए माइनस अंडर रूट में 16 माइनस ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू बी एक्स का वैल्यू कितना है, बी एक्स का वैल्यू अंडर रूट में 16 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में सी वाई का वैल्यू कितना है, सी वाई का वैल्यू ए माइनस अंडर रूट में 25 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, है ना। ए एक्स का वैल्यू कितना है, ए एक्स का वैल्यू 4 है, और एक्स वाई का वैल्यू कितना है, एक्स वाई का वैल्यू कितना है, 3 है, ठीक है। अभी एक एक चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। पहले इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि इसमें एक अंडर रूट कम है, इसको और इसको कंपेयर करते हैं ना, ठीक है ना, कंपेयरिंग, ठीक है ना। तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो ए अपॉन में ए माइनस अंडर रूट में 16 माइनस ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4/3। तो 3 इधर आएगा तो 3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4a माइनस 4 अंडर रूट 16 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करूँ, 3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4 वाला टर्म इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 4 अंडर रूट 16 माइनस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4a माइनस 3 करूँगा तो ए हो जाएगा, तो 4 डिवाइड में चला जाएगा तो 16 माइनस ए स्क्वायर दोनों साइड्स का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस ए स्क्वायर को उधर भेज दो तो 16 एज इट इज दैट इज इक्वल टू प्लस का ए स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन में 16 बन जाएगा, ठीक है। तो 16 एकम 16 और प्लस 1 यानी 17 अपॉन में 16 ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16 है। तो अपने को ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो 16 से 16 मल्टीप्लाई होगा तो 16 का स्क्वायर अपॉन में 17 आ जाएगा। अच्छा, ए स्क्वायर का मतलब अगर ए जो थी वो साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर थी तो ए स्क्वायर का मतलब कितना होगा, ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा, ए स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि साइड का स्क्वायर ही एरिया होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 स्क्वायर अपॉन 17 हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। होप सो आपको समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतरीन प्यारा सवाल, ठीक है। बढ़ते हैं साहब आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सी दिस क्वेश्चन गाइस, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल। कंसिडर क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल को कंसिडर करिए, ठीक है, ABC whose hypotenuse AC is of length 1, है ना। एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC के बारे में सोचिए, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल ABC के बारे में सोचिए जिसका हाइपोटेनियस AC है 1 लेंथ का, ठीक है। डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये AC हाइपोटेनियस 1 लेंथ का हो गया, ठीक है। ये B पॉइंट हो गया जिस पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना।
आगे क्वेश्चन कह रहा है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB, एंगल ACB का जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर समझते हैं आप, बराबर के दो हिस्से करके जाने वाला, ये बाइसेक्टर हो गया साहब, है ना। यानी ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, ठीक है। ये इंटरसेक्ट करता है AB को कौन से पॉइंट पे, D पॉइंट पे, है ना, D पॉइंट पे, ठीक है। इफ BC इज ऑफ लेंथ x, B से C तक का जो लेंथ है वो x यूनिट है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ CD, CD का लेंथ क्या होगा ये अपने को बताना है, CD का लेंथ क्या होगा ये अपने को बताना है। एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन को अपन सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स में ज़्यादा अच्छे से करते हैं, ठीक है, इसमें भी कर लेते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं सबसे पहले सॉल्यूशन में बात करूं तो इन ट्राइंगल ABC में अगर मैं बात करूं और इसी एंगल को कंसर्न में रखूं कि भाई ये पूरा एंगल कितने का है, तो एक बच्चा बोलेगा ये पूरा एंगल 2 थीटा है। मैंने कहा ओके, तो मैं पूछता हूँ cos 2 थीटा क्या होगा ना। अब cos 2 थीटा ही क्यों लिया ये कोई भी बच्चा कमेंट में लिख दे, है ना, आजकल ये चल रहा है ना, कोई भी बात जो है ना, कोई भी बात पूछ लो कि मैं ये बात बता रहा हूँ इसका क्या कारण है, वो आप कमेंट में लिखो ना, ठीक है। तो भाई cos 2 थीटा ही क्यों लिया ये कमेंट में आप लोग लिख देना, ठीक है। cos 2 थीटा होता है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, तो बेस कितना है x, हाइपोटेन्यूज कितना है 1, ठीक है। ये cos 2 थीटा हो गया। अब दुनिया बता ही देता हूँ यार क्या क्यों cos थीटा क्यों लिया ना। एक्चुअली cos 2 थीटा ना उससे 2 थीटा वाले एंगल से सिंगल थीटा वाले एंगल में पहुंचना थोड़ा आसान होता है cos में, है ना, थोड़ा सा आसान है ना। कैसे, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, है ना, बस इतना सा रीजन है ना, ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं है। तो यहाँ पे लिखा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 दैट इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 हो जाएगा तो +1, और मल्टीप्लाई का 2 नीचे जाएगा तो डिवाइड में, ना। ये cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। फिर आगे अगली बात, इन ट्राइंगल, अब थीटा वाले में कन्वर्ट कर लिया तो cos थीटा की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, इस ट्राइंगल में से, इन ट्राइंगल DBC है ना। इस ट्राइंगल में क्या सोचेंगे, अगर इसमें cos थीटा की वैल्यू पूछूं तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना हो गया x और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया DC, x अपॉन DC हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो cos थीटा की वैल्यू आई है ना, ये बस आप उठा के यहाँ पे रख दो, है ना। cos थीटा की, ये cos स्क्वायर थीटा है, cos थीटा की वैल्यू x अपॉन DC यहाँ रखेंगे तो x अपॉन DC का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू x + 1 अपॉन 2 है। तो क्या करेंगे, स्क्वायर खोलेंगे तो ये x स्क्वायर अपॉन में DC स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x + 1 अपॉन में 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x + 1 टाइम्स DC स्क्वायर। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, लेंथ किसका चाहिए, CD का। CD बोलो या DC बोलो, बात तो एक ही है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ से, DC स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, x + 1 को डिवाइड में फेंक दूंगा, 2x स्क्वायर अपॉन में x + 1, ठीक है। तो DC का वैल्यू कितना आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा अंडर रूट लग जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 2x स्क्वायर अपॉन में x + 1, ठीक है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन है। होप सो आपको समझ में आया होगा कि DC का लेंथ ऑप्शन है कैसे आया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सी दिस क्वेश्चन गाइस, है ना, ठीक है। डायग्राम अच्छे से विजिबल है इसका आप लोगों को, नेमिंग्स अच्छे से विजिबल नहीं है, वो मैं लिख देता हूँ अभी, ठीक है। ये वर्टेक्स है A, ये है B, ये है C, ये है D, ये है E, ये है F, ये है F डैश, ये है A डैश, ये है B डैश, ये है C डैश, ये है D डैश, ये है E डैश, और ये F डैश लिख दिया मैंने, ठीक है, ठीक है ना। ये नेमिंग्स हो गई, है ना, साफ साफ दिख रही है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द साइड्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन ABCDEF। एक रेगुलर हेक्सागन था ABCDEF, रेगुलर हेक्सागन समझते हैं आप, बराबर की 6 साइड्स वाला एक पॉलीगन, है ना, जिसके सारे साइड्स भी बराबर हैं और सारे इंटीरियर एंगल्स भी बराबर हैं, ठीक है। ये ABCD एक रेगुलर हेक्सागन है अपना, ठीक है। इज sides of a regular hexagon ABCDEF is extended by doubling them to form a bigger hexagon A dash B dash C dash D dash E dash F dash। यानी हमने AB साइड को एक्सटेंड किया। कैसे एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करने का क्या तरीका था, सिर्फ इतना कि ये AB है ना, जितना ये है उतना ही इसको आगे और बढ़ा दिया। तो B से A को और आगे बढ़ाया BA जितना ही, ठीक है।
तो जो पॉइंट मिला उसको ए डैश बोल दिया। क्या बोल दिया उसको? ए डैश बोल दिया। ठीक है, एज इट इज। बी सी को आगे बढ़ाया, जो पॉइंट मिला उसको बी डैश। डी सी को आगे बढ़ाया, जो पॉइंट मिला उसको सी डैश। ई डी को आगे बढ़ाया, उसको डी डैश। एफ ई को आगे बढ़ाया, ई डैश बोल दिया। ए एफ को आगे बढ़ाया, एफ डैश बोल दिया। ऐसे ही सारे पॉइंट्स जनरेट कर लिया। ठीक है, ए डैश, बी डैश, सी डैश, ई डैश, डी डैश, ई डैश, एफ डैश, है ना। अब जब सारे पॉइंट्स जनरेट हो गए, आगे प्रभु क्या पूछ रहे हैं? प्रभु पूछते हैं देन द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द बिगर टू द स्मॉलर हेक्सागन। बिगर हेक्सागन का एरिया अपॉन स्मॉलर हेक्सागन का एरिया, इसका वैल्यू क्या आएगा? 4 ऑप्शन है, चूज करके बता दो। तो एक्चुअली में सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ हेक्सागन क्या होता है, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन क्या होता है। ठीक है, जिनको नहीं पता है वो बता रहा हूं मैं, है ना। रेगुलर हेक्सागन का एरिया क्या होता है भाई? वो होता है 6 मल्टीप्लाई में एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला। इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। यहाँ पे ए साइड है, जैसे कोई भी एक हेक्सागन है मान लीजिए, ठीक है ना। रेगुलर हेक्सागन की क्या खास बात होती है कि उसके सारे वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई कर रहे होते हैं, और उसका जो सेंटर होता है वो क्योंकि सारे के सारे वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंसेस पे होता है ना। तो जब उसे सारे वर्टिसेस से मिलाते हैं तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। और इस सर्कल की जो रेडियस होती है ना वो, और साइड लेंथ जो होती है हेक्सागन की, वो सब बराबर होते हैं। ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए होते हैं सब। ठीक है ना साहब? ठीक है ना साहब? होप सो आपको ये बात समझ में आती होगी, है ना। तो साधारण भाषा में आप किसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालिए √3/4 इंटू ए स्क्वायर, उसका 6 टाइम्स कर दीजिए तो रेगुलर हेक्सागन का एरिया आ जाता है। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है? मुझे ये करना है कि छोटे हेक्सागन की साइड को कुछ मान लेना है, और जो मैं मानूंगा छोटे हेक्सागन की साइड्स को, है ना, कहना और करने में क्या ज्यादा फर्क क्या है। मान लेते हैं कि छोटे हेक्सागन की साइड स्मॉल ए है ना, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, let the length of sides of hexagon ABCD EF be A यूनिट, है ना। मान लेते हैं A यूनिट है, ठीक है। then the length of the side of hexagon A dash, B dash, C dash, D dash, ई डैश, एफ डैश, है ना। ये क्या हो जाएगी? ये साइड क्या हो जाएगी? इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली चीज, हेक्सागन के सारे इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं, और कितने के बराबर होते हैं? 120 के बराबर। यानी ये एंगल कितने का होगा? 120 डिग्री का। ये एंगल कितने का होगा? 120 डिग्री का। तो अगर किसी के कहने पे मैं ए डैश को इधर से मिला दूं तो किसी को कोई आपत्ति होगी? ऑफ कोर्स नहीं होगी। अगर इन दोनों को मिला दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, क्यों नहीं होगी? मैं बताता हूँ। ये 120 डिग्री का एंगल है, तो ये एंगल कितने का आएगा? 60 डिग्री का। इसको भी सीधा आगे बढ़ाऊंगा तो ये एंगल कितने का आएगा? 60 डिग्री का। तो दो एंगल 60 के हैं, जहां पे ये लाइन आगे चल के इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे जो एंगल बनेगा वो भी कितने का होगा? 60 डिग्री का। इंटरेस्टिंग है ना। अच्छा, तो ये ए डैश ए एफ जो ट्राइंगल बनेगा वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। यानी अगर ए एफ स्मॉल ए है तो ए डैश एफ भी स्मॉल ए होगा, और ये भी स्मॉल ए होगा, यहां से यहां तक का ना। अच्छा, सिमिलरली जितना ए एफ था उसको उतना ही आगे बढ़ाया तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी? स्मॉल ए। और ये 60 डिग्री का एंगल है, तो ये एंगल कितने का होगा? ये एंगल 120 का होगा। तो इन ट्राइंगल ए डैश एफ एफ डैश, है ना, इन ट्राइंगल ए डैश एफ एफ डैश, है ना, यहां बता रहा हूं, ठीक है ना। यहां 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 कहां बताऊं? यहां बताता हूं, ठीक है ना। इन ट्राइंगल ए डैश एफ एफ डैश, है ना, क्योंकि ये एंगल 120 डिग्री का बन रहा है और दोनों साइड्स बराबर है ए यूनिट की, तो ए डैश एफ डैश का अगर लेंथ निकालें, ठीक है ना साहब, तो कैसे निकालना पड़ेगा? कोसाइन रूल लगाना पड़ेगा। तो कोसाइन रूल लगाएंगे तो क्या आएगा? तो भाई आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और माइनस में 2a इंटू कॉस 120, है ना। अच्छा, तो ये आगे तो 2a स्क्वायर हो गया
और माइनस में भी 2a² ही था, लेकिन cos 120 1/2 दे देगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, 2a² में से a² माइनस हो गया, क्या बच जाएगा, a² बच जाएगा। क्या लगता है कुछ गलत किया क्या? ऑफ कोर्स गलत किया। ये गलत किया भाई यहाँ पे कि cos 120 माइनस का 1/2 देगा, है ना। कितना वैल्यू देगा? माइनस का 1/2 वैल्यू देगा ना। अच्छा, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो अल्टीमेटली 2a² प्लस में a², दिस विल बी इक्वल टू 3a²। और ये a'(f' का होल स्क्वायर का वैल्यू है ना। तो a'(f' का वैल्यू 3a² का स्क्वायर रूट, यानी कितना आएगा, a√3 आएगा। ठीक है साहब, a√3। तो हमारे पास में वैल्यू आ गया a'(f' की लेंथ, विच इज a√3, है ना। अच्छा, तो भाई साइड लेंथ ऑफ हेक्सागन a', b', c', d', e', f' क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, √3 टाइम्स a या a√3। तो अगर कोई पूछे एरिया ऑफ बिगर हेक्सागन, बिगर हेक्सा अपॉन में एरिया ऑफ, एरिया लिख रहा हूं और एरियल लिखा जा रहा है, समझ लो, एरिया ऑफ स्मॉलर हेक्सागन, क्या हो जाएगा भाई, बड़े वाले हेक्सागन का एरिया निकालेंगे तो फॉर्मूला तो ये रहेगा भाई, 6 इंटू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर की जगह पे a का स्क्वायर। और नीचे सॉरी बड़े वाले के लिए फॉर्मूला ये रहेगा, बस साइड लेंथ जो a था ना उसकी जगह कितना आ जाएगा, a√3 आ जाएगा, a√3 का होल स्क्वायर। और नीचे क्या होगा, नीचे भी वही रहेगा, a6 इंटू √3/4 इंटू साइड की स्क्वायर की जगह a² आएगा। 6 से 6 कटेगा, √3/4 से √3/4, a√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3a² और नीचे a² से a² काटेंगे 3 आ जाएगा भाई। ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम ऑफ ISI 2018। होप्स आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं साहब आगे। सी दिस क्वेश्चन गाइस, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इन द फॉलोइंग पिक्चर, ये जो एक आपको डायग्राम दिख रहा है, ABC इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। ABC क्या है, आइसोस्केलस ट्राइंगल है, विद एन इंस्क्राइब्ड सर्कल विद सेंटर O, जिसके अंदर एक इंस्क्राइब्ड सर्कल है जिसका सेंटर O पॉइंट है ना। अच्छा, लेट P बी द मिड पॉइंट ऑफ BC। P जो है वो, P कहाँ पे, P यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये P पॉइंट है भाई, है ना, यहाँ पे P पॉइंट है ना। बाकी पॉइंट्स भी नेम कर देता हूँ, ये पॉइंट अपना A है, ये पॉइंट अपना B है, ये पॉइंट अपना C है, और ये पॉइंट R है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट O है। ठीक है ना साहब। अच्छा, आगे कह रहा है कि AB और AC बराबर है, AB भी 15 है, AC भी 15 है, BC जो है वो 10 है। ठीक है ना। आइसोस्केलस ट्राइंगल है तो जहां पे सर्कल टच करेगा वहां पर P पॉइंट जो होगा वो मिड पॉइंट होगा, है ना। तो मैं ये बोल सकता हूँ भाई कि ये भी 5 यूनिट होगा और ये भी 5 यूनिट होगा, है ना। और ये पूरा 15 यूनिट है और ये भी 15 यूनिट है ना। ठीक है साहब। अभी ये कह रहा है कि OP का लेंथ बता दो ना, OP इक्वल्स टू क्या होगा। OP मतलब इन सर्कल की रेडियस पूछ रहा है ना। तो सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल टॉपिक में अपन पढ़ते हैं, रेडियस ऑफ इन सर्कल, है ना। रेडियस ऑफ इन सर्कल क्या होता है, वो होता है डेल अपॉन एस, है ना भाई। स्मॉल आर का फॉर्मूला होता है डेल अपॉन एस। यहाँ पे डेल किसके लिए स्टैंड करता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। डेल मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो मैंने पूछा भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालें, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से बढ़िया चॉइस नहीं है। तो हाफ इंटू बेस तो कितना हो गया, 10 यूनिट, मल्टीप्लाई हाइट क्या होगी, हाइट AP है, वो कैसे निकालें, AP का लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 स्क्वायर में से 15 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, है ना। तो क्या लिख दूं, अंडर रूट में 15 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा ये 2 से 10 को 5 बार कैंसिल, 5 तो ऐसे और अंडर रूट में 15 का स्क्वायर 225, 5 का स्क्वायर 25, 225 में से 25 जाएगा तो 200, 200 का स्क्वायर रूट निकाल लें, 200 का स्क्वायर रूट होता है 10√2 ना। तो ये 50√2 हो जाएगा डेल का वैल्यू, है ना। तो 50√2 तो डेल की जगह आ जाएगा। नीचे S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, वो होता है A + B + C डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो हो जाएगा 15 + 15 + 15 नहीं 15 + 15 + 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 40/2 20 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा,
तो यहाँ पर डेली की जगह 20 डाल देंगे, 0 से 0 काट देंगे, √2 से 2 को काटेंगे तो 5/√2 बचेगा, है ना, जो कि बी ऑप्शन है। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतरीन। चलिए बढ़ते हैं आगे। सी दिस क्वेश्चन गाइस, क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सवाल है भाई ये। हाँ ठीक है, डायग्राम में विजिबिलिटी है थोड़ी बहुत, थोड़ा सा इसमें डिजाइन कर देते हैं, ड्राइंग कर देते हैं भाई थोड़ी सी, है ना, ठीक है ना साहब, ताकि चीजें दिखने लग जाएं थोड़ी थोड़ी, नहीं दिख रही हैं तो। ठीक है साहब, अब तो डायग्राम की लाइनें दिख रही होंगी, है ना, और नेमिंग भी दिख रही है। चलो क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। यू आर गिवन अ ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी आपको गिवन है, बहुत ही खुशी की बात है साहब। अ पॉइंट डी ऑन एसी, डी पॉइंट एसी के ऊपर है, ठीक है, और ई पॉइंट जो है वो ए बी के ऊपर है, ठीक है, और एफ जो है वो बी सी के ऊपर है, एफ जो है वो बी सी के ऊपर है। बी डी और सी जो है ना वो पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, बी से डी को मिलाया, ई से सी को मिलाया, दोनों ने पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है। जॉइन पी एंड एफ, पी को फिर एफ से मिला दिया, है ना, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि ए पी को मिलाया तो आगे एफ पे इंटरसेक्ट करेगा, ऐसा नहीं बोला, सिर्फ पी को एफ से मिलाया, है ना, जितना बोले उतना सुनना, है ना। सपोज दैट एंगल ई पी बी, एंगल ई पी बी मतलब ई पी बी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, है ना, ये वाला एंगल, दैट इज इक्वल टू बी पी एफ, बी पी एफ ये वाले के बराबर है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू एफ पी सी, एफ पी सी इसके बराबर है। दैट इज इक्वल टू सी पी डी, सी पी डी सी पी डी मतलब इसके बराबर है। ये चारों एंगल आपस में बराबर है, तो भाई मैंने बोला ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया, और ये भी थीटा हो गया। अच्छा, फिर एक बालक ने कहा कि सर मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इसको आगे पूरा ही बढ़ा दो, मैं कह रहा हूँ बस इतना सा आगे बढ़ा दो ताकि मैं ये बोल पाऊँ मैं ये बोल पाऊँ कि इस थीटा के सामने वाला ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, और इस थीटा के सामने वाला ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा होगा। मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, याद है ना, दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो ये अपोजिट वाले एंगल बराबर होते हैं। तो एक लाइन बी डी हो गई और एक लाइन पी एफ हो गई, दोनों ने काटा तो ये एंगल थीटा और वो भी थीटा। एज इट इज एक लाइन पी एफ हो गई, एक लाइन ई सी हो गई, दोनों ने काटा है तो ये थीटा तो वो भी थीटा, बिल्कुल ठीक है। तो एक्चुअली में 6 थीटा हो गए, कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा बुरी बात नहीं है। आगे क्वेश्चन कह रहे हैं पी डी इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू पी एफ, जितना जितना पी डी है उतना ही पी है उतना ही पी एफ है। तो ये कह रहा है कि 4 ऑप्शन दे दिए, एपी मस्ट बी बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी, ट्राइंगल एबीसी मस्ट बी आइसोस्केलस, एपीएफ मस्ट बी कोलिनियर, एंगल बीएसी मस्ट बी 60, है ना, 4 ऑप्शन दे रहा है ना। चर्चा करते हैं साहब पहले पॉइंट पे, ठीक है। हाँ भाई, सीएमआई 2017 प्यारा सवाल है। सबसे पहली बात कि भाई ये इन टोटल 6 थीटा हो गया ना, तो इन टोटल 6 थीटा हो गया है ना, तो सबसे पहली बात मैं पता क्या बोल सकता हूँ कि यार कहीं ना कहीं ट्राइंगल बीपीई जो है वो कॉन्ग्रुएंट है साहब किसके, ट्राइंगल बीपीई जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट है बीपीएफ के। तो एक बच्चा बोलेगा कैसे, तो मैंने कहा देख दिखाता हूँ तेरे को कि देख पीई जो है ना वो बराबर है पीएफ के, पहली बात, ये एंगल थीटा ये एंगल थीटा दूसरी बात, और बीपी कॉमन ये तीसरी बात, और 3 बातें हो जाए, साइड एंगल साइड से ना, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। फिर मैंने यही नहीं रुका, मैंने बोला आगे कि ट्राइंगल बीपीएफ जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, बीपीएफ जो है कॉन्ग्रुएंट है सीपीएफ के ना, है ना। ट्राइंगल बीपीएफ सीपीएफ की कॉन्ग्रुएंट है, कैसे, क्योंकि सीपीएफ और बीपीएफ में क्या खास बात है, पीएफ पीएफ कॉमन है, बराबर साइड्स है ना, ये एंगल भी थीटा ये एंगल भी थीटा, है ना। और कोई तीसरी बात दिखती है, कि क्या बीपी और सीपी बराबर है, क्या हम ये बोल सकते हैं, नहीं अभी कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ सोच सकते हैं, नहीं मतलब ठीक है अपन इतना बोल पाए कि बीपीई और बीपीएफ तो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है साइड एंगल साइड से, है ना।
हम इतना ही बोल पाए कि बीपीई और बीपीएफ कॉन्ग्रुएंट है। सीपीएफ को भी अपन नहीं बोलते, रुक जाते हैं, इसके लिए थोड़ा जल्दी हो जाएगा ना। हम ये भी बोल सकते हैं कि डीपीसी, ट्राइंगल डीपीसी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, डीपीसी कॉन्ग्रुएंट है एफपीसी के, एफपीसी के। क्यों? क्योंकि पीडी और पीएफ तो बराबर है ना, हाँ, और पीसी पीसी कॉमन हो गया और एक ही एंगल थीटा हो गया, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी आपको क्या चीजें बताएगी, क्योंकि हमारे पास में ये बीपीई और बीपीएफ कॉन्ग्रुएंट हुए, बीपीई और बीपीएफ कॉन्ग्रुएंट हुए, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जो एंगल 1 और एंगल 2 है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। ये इंप्लाई करेगा कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। एज इट इज डीपीसी और एफपीसी बराबर कॉन्ग्रुएंट हुए, डीपीसी ट्राइंगल और एफपीसी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, तो ये इंप्लाई करेगा भाई क्या, कि एंगल 3 जो है ना वो एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है सर। अच्छा, एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। तो एक्चुअली एक बच्चा बोलेगा सर एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है ना, इसका मतलब है कि पीबी जो है ना वो बाइसेक्ट करता है एंगल बी को, है ना। सर ये इंप्लाई करते हैं कि पीबी बाइसेक्ट्स कौन सा एंगल, एंगल बी। मैंने कहा ओके, बहुत ही खुशी की बात है। और सर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 जो है ना, ये दोनों एंगल जब बराबर हुए तो हमें लगा कि सीपी जो है ना वो भी क्या है, एंगल सी का क्या है, बाइसेक्टर है। यानी पीसी बाइसेक्टर है किसका, एंगल सी का, है ना, ठीक है। मतलब मुझे ये बात समझ में आ गई कि पीबी एंड पीसी आर एंगल बाइसेक्टर्स, आर एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ, ये दोनों क्या है, एंगल बाइसेक्टर हैं किसके, ट्राइंगल एबीसी के। तो दो एंगल बाइसेक्टर, किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मीट करते हैं वो पॉइंट क्या होता है, इन सेंटर। तो इट इंप्लाइज दैट P इज इन सेंटर, है ना। P क्या हो गया, इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। और इन सेंटर को जब आप किससे मिलाओगे, किसी थर्ड वर्टेक्स से मिलाओगे, तो डेफिनेटली वो लाइन सेगमेंट क्या होगा, बाइसेक्टर ही होगा, किसका, एंगल बाइसेक्टर ही होगा ना। तो ये इंप्लाई करेगा भाई कि AP मस्ट बाइसेक्ट एंगल BAC, ठीक है ना साहब। और जैसे ही अपन ने लिखा कि AP मस्ट बाइसेक्ट एंगल BAC, तो तुरंत हम ये बोल देंगे फर्स्ट वाली बात जो है ना, ठीक है ना, फर्स्ट वाली बात जो है ना वो क्या हो जाएगी अपनी, ट्रू हो जाएगी भाई, है ना। फर्स्ट वाली बात क्या हो जाएगी अपनी, ट्रू हो जाएगी, है ना, ठीक है साहब, ट्रू हो जाएगी। होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी, है ना। दूसरी बात, ABC मस्ट बी आइसोस्केलस, है ना। ट्राइंगल ABC आइसोस्केलस ट्राइंगल ही होगा हमेशा। तो यार मस्ट बी आइसोस्केलस का मतलब है कि ना तो स्केलिन का भी होगा ना ही इक्विलेटरल का भी होगा, है ना, हमेशा आइसोस्केलस ही होगा। इस पर चर्चा कर लेते हैं सेकंड पॉइंट पे ना, ठीक है। सुनो ध्यान से, क्योंकि अभी आपको पता चला कि ये टोटल 6 थीटा है ना, 6 थीटा बराबर 360 किसी पॉइंट के अराउंड बनने वाला सारा एंगल, तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 60 डिग्री। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एंगल 2 प्लस एंगल 4 का सम कितना है, या हाफ ऑफ एंगल B प्लस हाफ ऑफ एंगल C कितना है, ठीक है ना, हाफ ऑफ एंगल B प्लस हाफ ऑफ एंगल C कितना है, तो उसके बारे में आप क्या बोल सकते हो कि देखो भाई एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस 2 थीटा, तीनों का सम कितना होगा, 180। अब इसमें 2 थीटा कितना हो गया, 120। तो 180 में से अगर मैं ये 2 थीटा यानी 120 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, 60 डिग्री बचेगा। एंड दिस विल बी इक्वल्स टू, दिस विल बी इक्वल टू, या फिर ऐसे समझ लो कि ये जो थीटा लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये जो थीटा लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये जो थीटा लिखा हुआ है, ये थीटा जो है वो एंगल 2 प्लस एंगल 4 के सम के बराबर है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो साधारण भाषा में 60 डिग्री जो है वो एंगल हाफ ऑफ एंगल B प्लस हाफ ऑफ एंगल C के बराबर है। हाफ कॉमन लेके उधर फेंक दिया तो एंगल B प्लस एंगल C कितना आएगा, वो हो जाएगा 120 डिग्री। अभी ये इस बात की गारंटी नहीं देता कि एंगल B और एंगल C बराबर ही होंगे, है ना, एंगल B और एंगल C बराबर ही होंगे, इस बात की ये गारंटी
नहीं देता ना। हो सकता है कि एंगल बी प्लस एंगल सी 120 है, तो माइट बी पॉसिबल, भाई एक चीज तो फॉर श्योर है ना, ये दो चीजें इंप्लाई करेगा, एंगल बी प्लस एंगल सी 120 है, ये दो चीजें इंप्लाई करेगा। पहली चीज कि एंगल बी ए सी जो होगा ना वो तो 60 डिग्री होगा हमेशा, ये बात तो ट्रू है। मतलब फोर्थ वाला जो ऑप्शन है ना ये तो अपना ट्रू हो गया बिना कुछ परेशानी के ना, फर्स्ट वाला भी ट्रू हो गया। अब बात करते हैं सेकंड वाले की ना, एंगल बी ए सी 60 डिग्री आएगा, ये बात तो ट्रू है, बट इट माइट बी पॉसिबल, इट माइट बी पॉसिबल दैट क्या हो जाए कि एंगल बी भी 60 हो जाए और एंगल सी भी 60 हो जाए, एंगल बी भी 60 हो जाए और एंगल सी भी 60 हो जाए। सो इट इंप्लाइज दैट ट्राइंगल एबीसी कैन बी इक्विलेटरल ऑल्सो, है ना, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल भी हो सकता है, बट इसने बोला कि ट्राइंगल एबीसी आइसोस्केलस ही होगा, तो भाई ये बात क्या हो गई, ये बात हो गई फॉल्स, ठीक है साहब। अच्छा, अब ये कह रहा है कि एपीएफ मस्ट बी कोलिनियर, एपीएफ क्या होना चाहिए, कोलिनियर ही होना चाहिए। तो भाई सुनो ध्यान से, ए पी और एफ कोलिनियर कब होंगे, ए पी और एफ कोलिनियर कब होंगे। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ए पी एफ कोलिनियर होते हैं तो ए पी एफ कोलिनियर होते हैं तो उसके लिए जरूरत वाली बात क्या है, क्या जरूरत वाली बात है। पहली चीज तो आप ये समझो यार कि पी पॉइंट की डिस्टेंस, पी इन सेंटर है और इन सेंटर जो है ना उससे तीन मैंने पॉइंट्स जो हैं एफ डी और ई, तीन पॉइंट्स लिए हैं, है ना। तो यार इन तीनों पॉइंट्स के लिए मैंने ये जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है पी डी पी और पी एफ, इनकी लेंथ बराबर है, बट पी एफ को एक्सटेंड करेंगे तो वो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ए से ही पास करें, है ना, ए से ही पास करें हमेशा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों, पास करेगा ए से, लेकिन कब करेगा, जब ए बी सी क्या होगा, इक्विलेटरल होगा। बट इक्विलेटरल के अलावा जो केसेस हैं जिसमें मैं बोल देता हूँ कि एंगल बी प्लस एंगल सी 120 है ना, तो मैं बोलता हूँ एंगल बी 70 हो जाए और एंगल सी 50 हो जाए, ये एंगल 70 हो जाए, ये एंगल 50 हो जाए, ठीक है, तो उस सिचुएशन में ये एंगल बड़ा हो जाएगा, वो एंगल छोटा हो जाएगा, तो ये पॉइंट इधर डिफ्लेक्ट कर जाएगा। आप जब इसको आगे बढ़ाओगे तो वो ए से पास नहीं करेगा। तो ये जो कह रहा है ना कि ए पी एफ मस्ट बी कोलिनियर, है ना, तो ये जो कह रहा है कि ए पी एफ मस्ट बी कोलिनियर, ये वाली चीज क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। जरूरी नहीं हमेशा कोलिनियर हो ही, ठीक है ना। थर्ड वाला फॉल्स हो गया, सेकंड वाला फॉल्स हो गया और फोर्थ वाला ट्रू हो गया। यहाँ से ना फोर्थ वाला क्या हो गया भाई, ट्रू हो गया। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। चलो साहब, है ना, आई थिंक लास्ट प्रॉब्लम आज की, है ना, इसके बाद एक प्रॉब्लम होमवर्क में दे देंगे अच्छी सी, है ना। चलो, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से समझेंगे ना। सोल्यूशन में ये कह रहा है लेट ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है ना। ओ बी अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर सच दैट एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, है ना, ठीक है, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, है ना, ठीक है ना साहब। अच्छा, ठीक है साहब, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, बना लिया साहब पैरेललोग्राम, ठीक है, ए बी सी डी, है ना, एक पैरेललोग्राम बना लिया। ओ कोई पॉइंट है इसके इंटीरियर में, तो इंटीरियर में बीचों बीच मानूं ये तो बेवकूफ़ी होगी, है ना। मैं यहाँ पे पॉइंट ओ मानता हूँ ना, यहाँ पे कोई पॉइंट ओ है ना, सच दैट, ठीक है, सच दैट एंगल ए ओ बी मतलब ए ओ बी, ए ओ और बी, ठीक है, और डी ओ सी मतलब डी ओ और सी, ठीक है साहब। कोई भी लाइन स्ट्रेट नहीं लग रही है ना, यही मैं चाहता था। तो ये एंगल प्लस ये एंगल, इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम है 180, है ना, ठीक है साहब। ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम 180 है ना, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस एंगल को एक्स बोल देता हूँ कि भाई ये एंगल जो है ना
ये एंगल जो है ना, ये एंगल एक्स है और ये एंगल वाई है, ठीक है ना। मैंने क्या लेट कर लिया, चलो नहीं लेट करते हैं ना, कचरा हो जाएगा फालतू डायग्राम का। एओबी और डीओसी का सम 180 है, तो हमें प्रूव करना है कि एंगल ओडीसी ये वाला जो एंगल है और एंगल ओबीसी ये वाला जो एंगल है, ये दोनों बराबर हो गए, ये अपने को प्रूफ करना है। मतलब अगर ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा होगा, ये प्रूफ करना है, ठीक है। चलो करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहली बात क्या किया अपन ने, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इन दोनों का सम 180 है ना, दो एंगल्स का सम 180 होता है, तो दो चीजें दिखाई देनी चाहिए। पहली चीज कोइंटीरियर एंगल्स, पहली चीज तो कोइंटीरियर एंगल्स जो आगे चल के पैरेलल लाइंस हमें इन रिवर्ट दे दें, लेकिन यहाँ पे पैरेलल लाइन देने का कोई सवाल नहीं है ना। तो दूसरा 180 डिग्री से रिलेटेड जो कंस्ट्रक्शन होता है वो होता है साइक्लिक कोऑर्डिनेटल वाला, है ना। साइक्लिक कोऑर्डिनेटल वाला मतलब, साइक्लिक कोऑर्डिनेटल वाला कंस्ट्रक्शन मतलब, ध्यान से सुन बेटा, ये लाइन डीओ ऐसे जा रही है ना, तो यहाँ से एक लाइन डीओ ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कर दिया सर। और जो ओसी ऐसे जा रहा है ना, है ना, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दे बी तक। मतलब जैसे ये ट्राइंगल डीओसी डीसी साइड पे बन रहा है ना, उसको उठा के ए बी साइड के ऊपर बना दे ट्राइंगल, बना दिया। और इस पॉइंट को पी बोलते हैं ना। तो क्या किया अपन ने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया ना। अपन ने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया, कंस्ट्रक्ट या फिर मार्क अ पॉइंट पी, मार्क करो एक पॉइंट पी सच दैट, इस टाइप से मार्क करो कि एपी पैरेलल हो जाए किसके, डीओ के, एंड एपी इक्वल हो डीओ के। एपी जो है ना वो पैरेलल हो किसके, डीओ के, और एपी इक्वल भी हो किसके, डीओ के, ठीक है। और क्योंकि ए बी और डी सी पैरेलल है ना, तो मैंने ये जो ट्राइंगल बन रहा था ना, ऐसा कैसा ट्राइंगल ऊपर बनाया है, मैंने एओ को डीओ के पैरेलल एपी और टीओ के इक्वल एपी ड्रॉ किया, और सीओ के पैरेलल बीपी और सीओ के इक्वल बीपी ड्रॉ किया। इसके पैरेलल बीपी है ना, इसके इक्वल डीपी बीपी है ना, एंड बीपी पैरेलल ओसी एंड बीपी इक्वल ओसी, ये ड्रॉ किया, ठीक है, कर लिया ड्रॉ। इससे क्या फायदा है सर, इससे क्या फायदा है, जैसा ट्राइंगल ये बन रहा था ना भाई, वैसा ट्राइंगल यहां बना लिया, ठीक है। अच्छा क्या फायदा होगा, तो भाई ये इंप्लाई करेगा कि जितना एंगल डीओसी था उतना ही एंगल एपीबी होगा, ठीक है ना। मतलब ये इंप्लाई करेगा कि जो अपन लिखते थे ना, एंगल एओबी प्लस एंगल डीओसी दैट इज इक्वल टू 180, उसी स्टेटमेंट में एओबी तो एच डिस रहेगा और डीओसी की जगह पे अपन एपीबी लिख देंगे, है ना। लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख देंगे, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। अच्छा एओबी और एपीबी इन दोनों का सम 180 हो जाएगा। जैसे ही बात हुई, ये तुरंत इंप्लाई करेगा कि ए पी बी ओ या एओबीपी ये क्या हो जाएगा, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ठीक है साहब, सर समझ में आ गया, ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो गया, ठीक है, क्लियर है सर। आगे एक काम करते हैं छोटा सा, जैसे ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हुआ उसके आगे एक छोटा सा काम करते हैं कि देखो यार, एपी पैरेलल डीओ और एपी इक्वल डीओ, ये इंप्लाई करता है अपने को कि एपी पैरेलल डीओ और एपी इक्वल डीओ, ये इंप्लाई करता है कि अगर मैं किस को मिला दूं, अगर मैं मिला दूं किसको, पी और ओ को, तो ये इंप्लाई करता है भाई, ये इंप्लाई करता है कि एपीओडी जो है, एपीओडी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, एपीओडी क्या है, पैरेललोग्राम। क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो, तो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाता है, एक पैरेललोग्राम हो जाता है। तो एपीओडी से पैरेललोग्राम, एंड दूसरे तरफ ओसी इक्वल बीपी, ओसी पैरेलल बीपी, तो बीपीओसी भी क्या हो जाएगा, बीपीओसी इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये भी पैरेललोग्राम हो गया। तो यहां से ये पता चल गया कि जो पीओ है ना,
ये पैरेलल होगा किसके साथ, BC के, ठीक है ना साहब। तो ये इंप्लाई करेगा भाई क्या, कि अपना PO जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, BC के। PO किसके पैरेलल हो जाएगा साहब, BC के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने माना, अब मैंने क्या किया, माना लेट, यहाँ जो दो एंगल थे ना उनमें से किसी एक एंगल को मान लो, लेट एंगल OBC कितना, थीटा, एंगल OBC को थीटा मान लो, OBC को थीटा मान लिया कि सर ये एंगल थीटा है, तो भाई ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अगर OBC थीटा है तो एंगल POB कितना हो जाएगा, POB भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और POB थीटा हो जाएगा तो PAB भी थीटा हो जाएगा, तो इंप्लाई करेगा एंगल PAB भी कितना हो जाएगा, थीटा, है ना। कौन से एंगल्स, सेम सेगमेंट वाले एंगल्स, ये और ये, क्योंकि ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है ना, ठीक है ना। AOPB क्या है, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। तो चारों वर्टिसेस सर्कल पे है, तो PB जो आर्क है वो ये थीटा सबटेंड करेगा, तो ये भी थीटा सबटेंड करेगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट अपने क्या बोला, एंगल PAB कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और एंगल PAB किसके बराबर होगा, एंगल ODC के बराबर होगा। एंगल PAB किसके बराबर होगा, PAB जो कि थीटा है वो बराबर होगा एंगल ODC के, है ना। क्यों, क्योंकि ये और ये AP और OD पैरेलल है ना, बिकॉज AP पैरेलल है किसके, OD के, और AB पैरेलल है किसके, BC के, ठीक है। तो इट इम्प्लाइज दैट एंगल ODC जो है वो किसके बराबर हो गया, थीटा के, और एंगल ODC किसके बराबर हो गया, जिसको अपन ने थीटा माना था, किसको, OBC, इसके बराबर हो जाएगा। यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यूक्लिडियन ज्योमेट्री में हमने कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस डिस्कस किए। एक क्वेश्चन ये आपको होमवर्क में करना है, ट्राई कीजिएगा, आसान प्रॉब्लम है, अगर ना समझ में आए तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं ये प्रॉब्लम, आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास। आज के लिए, इस क्लास के लिए, इस सेशन के लिए इतना ही। होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और भूले नहीं, ISI CMI का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म निकल चुके हैं, ठीक है। लास्ट डेट अभी मार्च में ही है, तो जल्दी जल्दी फॉर्म फिल करें। इसी के साथ आज की लेक्चर में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।